दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं जाने माने गीतकार राजशेखर। राज, बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया यूनुस भाई। कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि रेडियो से तो एक अच्छा खासा पुराना नाता रहा है आपका। अभी हमारी बातचीत में मुझे ये जो पता चला कि यहाँ पे कितने महान लोग इस स्टूडियो में आ चुके हैं, जिनको हम हमेशा से सुनते रहे, जिनको पढ़ते रहे, जिनको देखते रहे, जिनके बारे में सोच के बहुत कुछ सीखा। आज उसी स्टूडियो में मैं हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दीवारों पे जो तस्वीरें हैं ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट है, पर उससे इतने रंग हम लोगों की ज़िंदगी में बिखरे हैं वाह। कि बहुत मतलब ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था कि एक दिन विविध भारती और ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम पे जाएंगे। सच में कभी नहीं सोचा था ऐसा। और मतलब एक वो सपना जो कि आपको लगता है यार ये देखे भी क्यों, तो पूरा हो ही नहीं सकता, वैसा सा है विविध भारती में आना। और जी राज, मधेपुरा के बचपन के वो दिन जब रेडियो सुना करते थे आप, और अच्छी खासी भूमिका जीवन में रेडियो की थी, जैसा जीवन उन दिनों में था, उनकी याद हमारे साथ बांटिए। मधेपुरा से कुछ 10-12 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। मधेपुरा खुद एक कस्बा है, अभी भी कस्बा ही है। वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, जो कि अब शहर होने को जा रहा है। पर उन दिनों में जब मेरा बचपन था, 80 के दशक में, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, तो रेडियो ही एक वो इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, सब कुछ के लिए रेडियो ही था। और मुझे एक बात में महारत हासिल थी कि मैं किसी भी वक्त गाना लगा सकता था। मुझे पता था कि किस फ्रिक्वेंसी पे अभी गाना आएगा, लगभग मोटा माटी। और विविध भारती से ख़ास तौर पे ऑल इंडिया रेडियो से बहुत एक जुड़ाव था, क्योंकि रात का खाना खाते वक्त हम लोग सब लोग साथ में बैठ के पीढ़े पे खाते थे। और उस समय दादा के रेडियो पे वो हवा महल का कार्यक्रम आता था। वाह वाह वाह। तो फिर सुबह में माँ के चौके में एक रेडियो हुआ करता था। उसमें वो हालांकि बहुत कम आवाज़ में बजाती थी, वो इतना ही बजाती थी कि वो चौके भर वो आवाज़ सुनाई दे जाए। और उसमें जब हम लोग सुबह नाश्ता करने जाते थे, जब माँ बना रही होती थी कुछ, तो उसमें सूरज के साथ साथ जो प्रोग्राम है वो आता था उसमें, उस वक्त पे। फिर हेलो फरमाइश कार्यक्रम था, फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम। ये एक कार्यक्रम छाया गीत, हाँ, रात को आता था छाया गीत। और मैं आपको बताता हूँ, कई बार ना छाया गीत के वक्त में चुपके से छत पे चला जाता था। अच्छा। रात में। हाँ। और चांद देखते हुए गाना सुनना, मतलब अपने आप में बहुत ही। गर्मियों में तो पंखा वंखा होता नहीं, बिजली थी नहीं, पंखा नहीं होता, तो छत पे पानी का छींटा मार के फिर ठंडा किया जाता था। फिर चटाई बिछाते थे उस पे। और उसमें जो वो धीमी आवाज़ पे छाया गीत, ऊपर चांद जा रहा है, और आप दूर दूर तक गांव में, दूर कहीं लगता था एक ट्रेन गुजर गई। वाह। तो और वो कैसी चीज़ें हैं कि वो मुझे लगता था कि वो पाकीज़ा फिल्म के एक गाना में एक ट्रेन की आवाज़ आती है, बिल्कुल आती है ना। तो मुझे लगता था कि ये वही ट्रेन है, ये ट्रेन जो है साहबजान के तरफ भी जाती होगी, जो मीना कुमारी जो। क्या प्यारी बात है। तो रेडियो तो मतलब मैं सच बताऊं, मैं हालांकि फिल्मों के लिए गाना लिखता हूँ, मैं फिल्म का उतना दीवाना नहीं हूँ जितना कि मैं रेडियो का हूँ। मेरे कई दोस्त यहाँ पे बोलते हैं कि यार फलां फिल्म हमने इस हॉल में देखी थी और इस टाकीज़ में देखी थी।
हमने मतलब हमारा उतना फिल्मों से कोई वास्ता, हम रेडियो से। अच्छा, कहानियाँ भी एक प्रोग्राम आता था जिसमें कि कहानी बोलते थे और फिर गाना चलता था, फिर कहानी चलता था, इस तरह उस का। प्रोग्राम का नाम था बाइस्कोप की बातें। आ जी 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 तो इतनी सारी यादें आपने विविध भारती की हमारे साथ बांटी। बहुत जल्दी आपको अपना गांव छोड़ना पड़ा था पढ़ाई के मामले में। जी। मुझे दरअसल में बहुत शैतानी करने लगा था, मैं पढ़ता नहीं था। और तो मुझे घर वालों ने, खासतौर पे पापा ने कहा कि इसको हॉस्टल में दे देते हैं। और अब मैं वही जो गांव के बच्चे करते हैं, बेर तोड़ना, और कहीं कुत्ते का बच्चा मिल गया उसको घर ले आना, और यही सारी मतलब बदमाशी में लगा रहता था मैं। और तो मुझे चौथी कक्षा में मुझे बोला गया कि हॉस्टल ये तो बहुत जा। छोटी उम्र बहुत थी। बहुत बहुत छोटी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था तब भी, और मुझे आज भी वो बात ये लगती है कि मुझे उनको नहीं भेजना चाहिए था मुझे। और मेरे दादा ने बहुत विरोध किया था कि नहीं, जितना छोटा बच्चा है कैसे जाएगा। पर मैं एक तरीके से पिताजी की बात भी समझता हूँ, उनको लगता था कि ठीक है, बहुत किसान परिवार है, मेहनत करके करते, एक मौका मिला है कि बच्चे को आगे पढ़ा सकते हैं, तो वो ठीक है। और वो सिखाते थे कि देखो, विद्यार्थी के गुण होते हैं गृह त्यागी, और काक काक चेष्टा वको चेष्टा ध्यान। वको ध्यानम, स्वान निद्रा, और ये सारी चीज़ें। और खैर, जिस दिन तय था जाने का, उस दिन हमने कहा ठीक है चलते हैं। और तो दादा ने मुझसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए बताओ। तो जाना तो ठीक है, पढ़ाई के लिए जाना है, पर गर्मी छुट्टी आएगी फिर आ जाओगे, फिर छठ में छुट्टी होती है तब आ जाओगे, तो अभी क्या चाहिए। तो मैंने दादा के पास एक पॉकेट ट्रांजिस्टर होता था, मैंने कहा कि वो दे दीजिए मुझे अपना। गजब। दादा ने वो दे दिया, और मैं वो लेके गया हॉस्टल में। तो खाने की टाइमिंग अलग थी, सब कुछ अलग था, पर जब हवा महल सुनता था तो मुझे लगता था कि अभी घर में सब खा रहे होंगे। और या सुबह में जब जाते हुए, स्कूल जाते हुए, जाने से पहले जब वो सूरज के साथ साथ लगाता था तो लगता था कि अच्छा अभी माँ वहाँ पे चौके में होंगी। और एक तरीके से इमोशनली वहाँ ना होके भी मुझे लगता था कि रेडियो जो है वो जोड़ रहा है। सेम फ्रीक्वेंसी हमें जोड़ रहा है कहीं ना वाह कहीं। वाह वाह। तो ये ऐसा रहा था रेडियो का वो। क्या प्यारी बात है। तो क्या इस दौर से गानों से जुड़ाव, गीतकारों के नाम पता चलना, गानों के बारे में सोचना शुरू हो गया था? नहीं, ये सोचना तो नहीं कहूँगा, पर गाने अच्छे लगने लगे थे बहुत, और याद होने लगे थे। याद होने लगे थे। और गीतकारों के नाम, संगीतकारों के नाम, गायकों के नाम, ये मतलब लगता था कि हाँ, और गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, ये एक ये तो होगा ही, या हसरत जयपुरी के शब्दों को गा रहे हैं। तो ये नाम, ये इन नामों से परिचित हो गए थे। और गाना ना एक दूसरी दुनिया में ले जाते थे, लगता था कि ये कुछ बहुत अलग सी बात है। जब होश आया थोड़ा, जैसे वो गाना, मुझे लगता था ये कैसी बात है इस गाने में, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है कि मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। क्या बात है। तो मुझे लगता था ये गाना थोड़ा अटपटा लगता था, कि ये क्यों कह रही है, अगर प्यार नहीं है तो फिर इतनी बातें क्यों कह रही है। हाँ हाँ हाँ। तो उस समय नहीं पता था कि ये इस तरीके से भी कहा जा सकता है, ये भी एक तरीका है। ये भी तरीका है कहने का। हाँ। या मैं सच बता रहा हूँ, जब पहली बार वो गाना सुना गुलजार साहब का, कि हमने देखी इन आँखों की महकती खुशबू, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा वो, कि ये क्या कह रहे हैं ये। और प्यार को प्यार ही रहने दो, ये मुझे लगा कि आगे की बात तो समझ रहा हूँ मैं, मतलब एक मोटा माटी समझ रहा हूँ उसको, उसके गहराई में उस तरीके से तभी इतना संभव नहीं था, बट
कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, और वो एक पहेली की तरह बहुत सारे गाने लगने लगे। कुछ गाने जैसे कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये बहुत अच्छा लगता था मुझे। क्या बात है। मुझे लगता था कि तब भी लगता था कि ये गाना स्कूल में प्रार्थना की जगह पे गवाना चाहिए। वाह वाह वाह। ये गाना किसी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। ये बहुत लंबी चौड़ी जो नीति शास्त्र की किताबें हैं, नैतिक शिक्षा की, उससे कहीं ज़्यादा इस एक गाने में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ये गाना इतने मेयार का गाना है। इतना, जी बिल्कुल, शैलेंद्र का लिखा हुआ शैलेंद्र अनाड़ी का, फिल्म का जी। गाना। फिर वो चिल चिल चिल्ला के, ये सब तो बहुत ही वो लगता था। वो जैसे वो एक चतुर नार, वो सुन के मतलब, अच्छा ये भी आपके पास सुविधा नहीं थी कि आप वो गाना फिर तुरंत सुन ले, जब रेडियो पर दोबारा आएगा तभी सुना जाएगा। जब आएगा तब सुनेंगे आप। हाँ। तो इसीलिए इंतजार होता था कि अरे कब आएगा वो गाना। अच्छा, सबसे मजेदार बात थी कि उसमें कुछ गाना ऐसा था जो कि आपने थोड़ा सा सुना है, आपने रेडियो ऑन किया, थोड़ा सा सुना, और खत्म हो गया। जो अनाउंसर हैं वो बोल चुके हैं कि उस गाने के बारे में, आपको आगे पता नहीं है, गूगल तो है नहीं, आप कहाँ से पता करेंगे। बिल्कुल। घर वालों से मतलब ठीक है रेडियो सुनते हैं, पर पूछना ये थोड़ा सा वो लगता था कि यार ये कैसे था। आप ना जल्दी से उस गाने को ऐसे दो चार जो मतलब लिख लेते थे कि ये ऐसे है। अब आप वेट कर रहे हैं कि वो कि ये गाना दोबारा कब आएगा। बजेगा, कब क्या बजेगा, बात है, कब क्या बात बजेगा। है। और जैसे हमारे यहाँ कभी कभी शहर जाते थे तो जो कचहरी है, कचहरी में किताबों की दुकानें थी, तो उसमें वो रफ़ी के दर्द भरे नगमे, फिल्मी गानों की छोटी छोटी किताबें थी, तो वो एकदम नीचे ऐसे बिछा के वो बेचते थे। आप वो लिया, आप उसमें ढूंढ रहे हैं कि कहीं वो गाना मिल जाए किसी तरह से। वो जैसे मुझे याद है वो गाना, आंचल में सजा लेना कलियां, वाह वाह, जुल्फों में सितारे भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तो याद हमें भी कर लेना। अब वो गाना के ना बाद वाला पार्ट मैंने सुना था। अब वो गाना समझ कहाँ सुने, बहुत अच्छा लगा था वो गाना, पर वो जो एक इंतजार में एक मजा जो है कि कब वो आएगा, वही मतलब रेडियो की सबसे खास बात मुझे वो लगती। तो आज बहुत सारी बचपन की बातें हुई और गानों से आपके लगाव की कहानी यहाँ शुरू होती है, लेकिन पढ़ाई के दिनों में ही बच्चों से ये पूछा जाने लगता है कि आगे क्या बनोगे। ये वाला विचार कब शक्ल लेने लगा था और बचपन में क्या बनने का ख्वाब देखा था? मेरी बहन सीखती थी म्यूज़िक। मेरी बहनें मतलब चाचा की बेटी, अपनी बहन, वो संगीत, एक गुरुजी आते थे सिखाते थे। मेरा बहुत मन था सीखने का, पर वो मैं तभी सुनता था जबकि मैं छुट्टी में घर आता था। तो मेरा मन तो बहुत था, पर कभी हुआ नहीं कि मैं विधिवत तरीके से संगीत की शिक्षा ले सकूं। तो पहले तो सोचते थे, हमेशा बदलता रहता था। कभी कभी सोचते थे कि बहुत सारे कुत्ते पालूंगा। अच्छा, हाँ, बहुत सारे कुत्ते। ये तो बड़ा विचित्र ख्याल है। और उसमें लगता था कि मतलब बहुत सारे रखूंगा, पता नहीं क्यों ऐसा लगता था। फिर बीच में आया कि हमारे पास एक इमली का पेड़ था, बहुत बड़ा। तो कभी सोचता था कि ये बहुत सारे इमली के पेड़ लगाऊंगा और इमली बेचूंगा। वाह। क्योंकि स्कूल से आते हुए बच्चे दुकान पे इमली खरीदते थे, तो मैं जोड़ता था कि अगर 10 पैसे में एक इमली और इतने में हर स्कूल के सामने अगर अपना पेड़ लगा के वहां पे अपना एक बिठा दो आदमी, तो कितना मुनाफा होगा। मैं इमली बेच के बहुत करोड़पति बन जाऊंगा। ये सोचता था। फिर जब 8वीं 9वीं में आया तो बैटरी के एक तरफ तार और दूसरी वही तार को दूसरी तरफ ला के उसको वहाँ पे टॉर्च का बल्ब लगा के जब वो बल्ब जल जाता था तो मुझे लगता था कि मैं वैज्ञानिक हूँ। वाह।
बढ़िया है। मुझे लगता था कि मैं वैज्ञानिक ही बनूंगा। मैं मुझे अब मतलब बिल्कुल भरोसा था कि हालांकि मैं बहुत अच्छा नहीं था केमिस्ट्री में, मगर मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा वैज्ञानिक बन सकता हूँ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा कष्ट दिया जिसने मुझे। फिर धीरे धीरे बाकी बच्चों की तरह मुझ में भी प्रेशर आया। बिहार में आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, या तो आप IAS IPS का प्लान होता है आपका, या फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल तो बेसिक है। बिल्कुल। तो ये कहा जाने लगा कि घर पे कि ये मतलब मुझसे बिना पूछे ही कि बात होने लगी कि अच्छा ये अभी इस साल दिया, मान लो इस साल नहीं भी हुआ तो अगले साल चला गया IIT, तो 4 साल में यहाँ जाएगा, पर उसको तुमको विदेश नहीं जाना चाहिए। बहुत मैं कह रहा हूँ यार, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। कोई पूछ ही नहीं रहा है। फिर हम पढ़ने चले गए। अच्छा, उससे पहले एक बात, पता नहीं कितना ज़रूरी है पर मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। 12th तक तो मैथ्स पढ़ लिया। 12th के बाद मेरा मैथ पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। मतलब किसी तरह बोझ उतर गया। बोझ उतर गया। हाँ। 12th तक ठीक था, ऐसा बुरा स्टूडेंट भी नहीं था मैथ का, पर एक बात समझ में आ गई थी कि बहुत दिनों की दोस्ती नहीं है, ये चलने वाली दोस्ती नहीं निभा है। लिया अभी तक। निभा लिया अभी तक। गुड नोट पे एंड कर दो। एंड कर दो। वो साहिर का वो गाना, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। कभी मैथ के संदर्भ में ये गाना आएगा मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ वही था कि ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखो दिल वाली, कि भाई कि वो अफसाना जैसे अंजाम तक लाना, पता था कि नहीं पहुंच सकता। उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। 10th वो खूबसूरत मोड़ था। तो पर घर वालों के सामने कह नहीं पाया कि नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आती हैं चीज़ें ज़्यादा। 11th में किसी तरीके से हुआ। उसमें ना एक हमारी लाइफ में विलन आया जिसका नाम है कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। और उसमें एक चैप्टर था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओहो हो। और दरअसल वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें, मैं क्लास तो जाता था पर पता नहीं कौन सी खुमारी थी कि जैसे A+B² अगर बोला जाता था तो मैं उसमें ना सोचता था कि A है ये अविनाश है, B है बबीता है। अच्छा। मुझे इस तरह से लगते थे और लगता था कि ये होगा, ये होगा। मैं अब अलग कहानियां बना रहा होता था उस वक्त क्लास में अपनी। ठीक है। और मैथ्स कहानियों से तो होता नहीं है। मैथ तो सूखा सब्जेक्ट है। सूखा है। हाँ। और हालांकि बहुत सारे लोग इस पे मतलब आपत्ति कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैथ्स में कविता दिखती है जी। हुआ ये कि 12वीं में मैं हो गया फेल। ओ, कितना बड़ा झटका था ये। बहुत बड़ा मतलब और इसी से जुड़ी हुई आगे की बात है। कुछ दोस्तों ने कहा कि ऐसे ऐसे कि तुम्हारा रिजल्ट जो है, तुम बाकी सारे सब्जेक्ट में मुझे 75% से ज़्यादा मार्क थे और मैथ्स में मैं फेल हो गया था। तो बिहार बोर्ड से था, तो बिहार में अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप फेल हो गए। और मैं रहता था हॉस्टल में। कोई सप्लीमेंट्री या ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पे ये मामला। तो मुझे लगा कि यार फेल तो नहीं हो सकता हूँ, पास तो हो गया होऊंगा, पर देखता हूँ जा। पटना गया, पटना रिजल्ट पता करने के लिए बोर्ड ऑफिस। वहाँ पे यही था सच में। मुझे याद है कि जुलाई का आखिरी हफ्ता था, भयंकर बारिश पटना में, गंगा जी एकदम ऊपर तक है। और मैं उस रिजल्ट को जो कि मैं जिसमें कि मैं नाकामयाब रहा, वो लेके मैं ट्रेन से घर जा रहा था। और मोकामा एक स्टेशन है जहाँ पे कि पुल है मोकामा में, उसके जस्ट बाद ही दिनकर जी का गांव है।
तो और जुलाई अगस्त में मतलब गंगा जी एकदम अपने उफान पर होते हैं। उफान पे हैं, रौद्र रूप है उनका। और मैं ट्रेन पे गेट पे हूँ और मेरे मन में बहुत तरह के ख्याल आ रहे हैं ओह, कि अब क्या मुंह दिखाऊंगा। पिताजी ने इतनी मेहनत से मतलब भेजा पढ़ने के लिए, किसान, फिर भी मतलब अपना मतलब एक हिस्सा काट के वो मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं फेल हो गया। और मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा किसी को। मोहल्ले में क्या लोग बोलेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे, सब मतलब। और मेरे मन में बहुत सारी बुरे ख्याल आ रहे थे कि मुझे घर लौटना भी चाहिए या नहीं, या क्या करना चाहिए। और सामने में गंगा जी, मतलब मैं बहुत मानसिक रूप से बहुत ही विचलित था। अचानक से, इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाऊँ, अचानक से मैंने देखा कि एक आदमी गा रहा है कुछ। और इतना तेज गा रहा था कि उसकी आवाज़, मतलब उस ट्रेन की आवाज़, और पुल के ऊपर तो एक अलग आवाज़ होती है, बिल्कुल। उसके बीच से भी उसकी आवाज़ आ रही है। बहुत सुर में नहीं गा रहा, सुर है पर थोड़ा इधर उधर जा रहा है। मेरी आंख अचानक से उसके तरफ गई तो देखा कि उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। ओह, वो एक पटरे पे बैठा हुआ है और और किसी उसकी तरह संगनी घसीट के जो है वो उसको आगे घसीट रही है और वो कबीर का कुछ गा पद रहा गा है, रहे हैं। पद गा रहा है। और मुझे अचानक से लगा कि ये आदमी इसने चुना है, हाथ पैर नहीं रहने के बावजूद और साथ में भारी है। ये इसने चुना है कि मुझे जिंदा रहना है। इसकी आवाज के सारे सुर सही नहीं लग रहे हैं, फिर भी ये गा रहा है। अचानक मैं क्या कहूँ पता नहीं उस वक्त कैसे ये वो शायद वो गीत था, शायद वो साहित्य की तरफ का जो एक रुझान, एक तार्किक शक्ति शायद वहां से आई हो। और मैं वहीं गेट पे बैठ गया और फूट फूट के रोने लगा। ओह, बहुत जोर से रोया मैं। आसपास के लोग आए, अचानक से उनको लगा क्या हो गया ये। और मैंने चुना कि नहीं, मुझे जीना है। गजब। मैं उस एक गीत ने आपको रोक लिया। मुझे रोक लिया उसने। नहीं तो यूनुस भाई उस वक्त मैं क्या करता मुझे नहीं पता था। एक तो ये सोसाइटी का प्रेशर, बिल्कुल। और वो सारे प्रॉमिसेस कि आपको अच्छा करना ही है, दबाव, तमाम दबाव, चीजें। इतनी सारी चीज़ें, आप अपने मन में कई चीज़ें बुनते हैं। मुझे कई बार ये ख्याल आता था कि जब ऐसे ऐसे माँ को पता चलेगा तो उनको क्या लगेगा, वो दुविधा मेरे मन में। और अचानक से एक आदमी, ये कबीर का कोई पद गा रहा है जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लकड़ी के एक फट्टे पे आके उसकी संगनी उसको आगे ले जा रही। मुझे अचानक लगा मैं क्यों इतना कमज़ोर हो रहा हूँ। मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं कहाँ जा रहा था। और मैंने तब जीना चुना। मैं घर गया, पिताजी से बहुत दिनों तक बात नहीं हुई, पिताजी ने बात नहीं की बहुत दिनों तक। उनका गुस्सा भी, मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब सही ही था एक तरीके से, मैंने उस तरीके से पढ़ाई नहीं की थी। और माँ तो प्यार करती रही। मैं मोहल्ले में कहीं नहीं निकला अगले एग्ज़ाम पर। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैथ्स से जो रिश्ता है उसको हार के नहीं जाऊंगा, खत्म करना है, खत्म करना ढंग है, से खत्म ढंग करना से खत्म करना है। और मैंने पूरी किताब रट ली। गजब। और मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि जो रटा हूँ वही उसमें आए। से 40 नंबर के बस आ जाए किसी तरीके से। आ गए, मुझे शायद 62 नंबर आए थे। और उसके बाद मैंने, जैसे रघुवीर जी बोलते हैं रे भैया छूटे लगान, तो मैंने भी मैथ्स को कहा रे भैया छूटे लगान हो गया, अब हमारे रास्ते अलग हैं। आपको मेरे से यहाँ तक पहुँचना था, यहाँ तक पहुँच गए, क्या ठीक है। बात है, क्या और उसके बात है। बाद मैंने घर पे ऐलान किया कि मैं साहित्य पढ़ना चाहता हूँ,
प्लीज़ मुझे उधर जाने दे, मेरे से कोई आईआईटी इंजीनियरिंग इस सब की कोई उम्मीद ना रखे। राज, ये वो मोड़ था जहां मैच छोड़ के आपने साहित्य को चुना, शहर भी छूटा, आगे कहीं बढ़े? जी, आगे उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए हम दिल्ली विश्वविद्यालय आ गए। वहाँ से एक मैं जहाँ तक देखता हूँ एक मेरे अंदर एक नया कोई जन्म ले रहा था। कितना बड़ा झटका था दिल्ली आना अपने कस्बे से? पटना आ चुके थे कई बार, और बट दिल्ली बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। बहुत बहुत एक हंसी अब आती है सोच के। जब दिल्ली आ रहे थे तो हमारे एक भाई ने कहा कि अरे, उस समय तक वॉकमैन वगैरह आ गया था। ये बात 99 की है जी। 99 में मैं दिल्ली आया था। तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ पे ना ये जो तुम हिंदी गाने सुनते हो ना, ये कोई नहीं सुनता, सब अंग्रेजी सुनते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे याद है कि मगध एक्सप्रेस से हम जा रहे थे दिल्ली, तो एक कैसेट से दूसरे कैसेट में डबिंग का मामला बहुत चल रहा था उस वक्त में। तो कंपाइल करके कैसेट बनाते थे। बिल्कुल। तो उस वक्त के जो भी अंग्रेज़ी गाने जो कि बहुत चलन में थे, जैसे मुझे याद आ रहा माइकल लर्न्स टू रॉक नाम का एक बैंड था, या कुछ गाने बॉन जोवी के बहुत चल रहे थे उस बहुत वक्त, सारे बॉन ये सब जोवी। जो चल रहे थे, उन सब का एक भाई ने कंपाइल करके मुझे एक कैसेट दिया और बोला कि ये सुन लो, ये सुन के रट लो, अगर दिल्ली में सरवाइव करना है, रिस्पेक्ट चाहते हो, वाह, तो ये याद कर लो, अंग्रेजी गाने। और हाँ, अंग्रेजी गाने, और उसमें उन गानों में से कुछ ही लाइन तक तो समझ में आती, नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, इसके आगे का पता ही नहीं क्या कह रहा है वो। तो मैंने कहा कि अरे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, पैर हिलाना है और होठ पे बिना कुछ बोले हुए ऐसे ऐसे करना है, बस कि जैसे कि तुम्हें गा रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ। तो मैं जब मगध एक्सप्रेस से आ रहा था, तो मैंने जानबूझ के एक दो बार वो तो मेरे पास असली वाला वॉकमैन नहीं था, ऐसा था कि जिसमें उसी में स्पीकर भी है और कान वाला भी था, तो अगर जो हटा दो अगर तो उससे आवाज़ आने लगती। तो मैंने एक दो बार जानबूझ के हटा दिया इम्प्रेशन जमाने के लिए, ताकि पब्लिक सुने कि मैं अंग्रेजी गाना जानता हूँ। हाँ। तो और उन्होंने कहा एक बात और, अंग्रेजी पेपर ले लेना ट्रेन में बैठते ही, हिंदी पेपर नहीं पढ़ना है, अंग्रेजी पेपर पढ़ो और अंग्रेजी गाने सुनो। खैर इस तरीके से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 दिनों तक ये चला होगा। बहुत दिक्कत हो रही थी उसमें। मुझे लग रहा था कि क्या मैं मतलब कैसे होठ हिलाऊं, कैसे पैर ऐसे थपथपाऊं, कुछ आता है नहीं ये सब। दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ था किरोरीमल कॉलेज में, और वो एक जगह थी जहाँ पे जाके मैंने अपने आप को ढूंढा एक तरीके से। बहुत अच्छे शिक्षक मिले, कमाल के दोस्त मिले। एज एन इंस्टीट्यूशन आज भी मैं अगर कहूँ तो बहुत कुछ दिया उस कॉलेज ने, उस यूनिवर्सिटी ने मुझे। सवाल तो हमारे एक टीचर थे, उनका नाम है केवल अरोड़ा, अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, पर हम नाटक करते थे साथ में। तो एक जगह है द प्लेयर्स, किरोरीमल कॉलेज का की जो नाट्य संस्था है, वहाँ जब गए तो एक तो पहले बहुत चौंके कि मतलब लड़कियां भी नाटक करती हैं। हमारे गांव में जो नाटक होता था उसमें लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। यहाँ पे पहली बार लगा कि अच्छा फिल्म तो ठीक है, उसमें तो करते होंगे, बम्बे की बात है, यहाँ पे अच्छा लड़कियाँ सच में नाटक करती हैं। तो एक तो ये चौंकने वाली बात थी, और अंग्रेजी बोलने वाले लोग इतने, ये वो, तो मैं थोड़ा सा डर भी गया था
कि यार इनके बीच में मैं क्या करूँगा। बट केवल सर ने बहुत कुछ जिसको कहते हैं कि वो जंतर दिया ज़िंदगी के लिए, कि सवाल पूछना सिखाया उन्होंने, सबसे जरूरी बात है जो जवाब ढूंढना सिखाया कि मेरा जवाब और तुम्हारा जवाब अलग हो सकता है और हम दोनों में से कोई गलत नहीं हो सकता, ऐसा भी है। सिर्फ बहुत सारी चीज़ें, अंग्रेज़ी के अलावा दुनिया भर के नाटककारों को पढ़ना, यहाँ पे जाके बिना नौटंकी किए सही में बहुत सारे पश्चिमी संगीतकारों को सुनना, क्या लिख रहे हैं। इससे पहले तो हम यही सोचते थे कि शोर है, वेस्ट में सिर्फ शोर है, पर बहुत सारे नए लोगों को, जैसे बीटल्स के बारे में वहाँ जाके मुझे पता चला, पिंक फ्लाइट के बारे में वहाँ जाके मुझे पता चला। और उस वक्त वो अपने गानों में अपने वक्त को किस तरीके से दर्ज कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों की बातें अलग अलग मुद्दों की बातें कर रहे थे। वो कैसे अपने गानों से युद्ध विरोधी एक अपील कर रहे थे, मानवता के लिए अपने गानों में अपील कर रहे थे लोगों से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इससे पहले तो लगता था कि, क्योंकि जानते नहीं थे, तो लगता था कि या तो शोर है या सिर्फ एक सतही बातें हैं। वहाँ जाके बहुत सारे दुनिया भर के नाटककारों को, साहित्य के बारे में जानना हुआ, और फिर लगा कि अरे वो भी अपने ही जैसे हैं, अपने ही हैं, आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मुझे ये भी हिम्मत मिली कि बात ज़रूरी है, भाषाएं कहने का उसका एक माध्यम है। मैं अगर हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, क्या कहाँ दखल दे रहा हूँ, वो बात ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत चीज़ें सीखी, बहुत मज़ा किया दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हमने ये गाना सुना ताल फिल्म का, और हम दिल्ली के दिनों की बात कर रहे हैं। सिनेमा से किस तरह का नाता दिल्ली आने के बाद जुड़ा था? सिनेमा से थोड़ा सा पहले नाता जुड़ गया था। पटना में जब थे, जब हमको कायदे से कोचिंग में होना चाहिए था, अच्छा, मैथ्स के कोचिंग में होना चाहिए था, तो उस वक्त हम राजकमल प्रकाशन और वाणी प्रकाशन और पटना कॉलेज के सामने जो अशोक राजपथ है, उसमें किताब की दुकानें हैं बहुत सारी, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस और ये सारे, राजपाल एंड सन्स, हम ज़्यादातर यहाँ पाए जाते थे किताबें पढ़ रहे हैं, मैथ्स की क्लास छोड़ के, क्योंकि वो समझ में नहीं आता था कुछ, किताब पढ़ते हुए। मतलब पहली बार निर्मल वर्मा जी को वहाँ पे एक्सप्लोर किया, लगा कि ये तो अलग है, अलग, बिल्कुल जादुई है ये तो कुछ, मतलब ऐसा तो पढ़ा ही नहीं है कभी, कमाल लगा वो, बहुत अलग लगा वो। उषा प्रेमवदा जी को उन्हीं दिनों में वो क्या वो, और वो आप 12वीं में हैं और आप 55 खंबे लाल दीवारें पढ़ रहे हैं, 55 खंबे लाल, आपको लग रहा है कि हाँ आप इस शेष यात्रा पढ़ रहे हैं, आप इस तरीके से कुछ अनुदित किताबें, सुनील गंगोपाध्याय की प्रेम नहीं स्नेह करके किताब, ऐसे कुछ कुछ, और आप हंस पढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपके पीछे कोई देखने वाला तो है नहीं, आप अकेले रह रहे हैं और मज़ा आ रहा है आपको। आपको अचानक मतलब बलचनमा नागार्जुन का और राजकमल चौधरी से आप मिलते हैं, आपको लगता है क्या बात है, यही तो है मेरी दुनिया, यही तो मुझे होना चाहिए था। और साथ में पटना का एल्फिस्टन सिनेमा, मोना सिनेमा, अशोक टाकीज, 10 रुपए का टिकट होता था। उस जमाने में वीणा होती थी, वीणा, जिसमें जी, गंगा जी, मैया तो है पियरी चढ़े जी, हुए जी, जी, वीणा अपना स्टेशन के पास में था। तो हम जहाँ रहते थे वो अशोक राजपथ से ऑटो से आते थे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा पड़ता था, गांधी मैदान के पास वाला जो पूरा है।
वीना जाने के लिए हमें स्टेशन जाना पड़ता, तो वो और 2.5 दूर रुपये होता। 3 रुपये ऑटो में और लगते। तो उन दिनों में अचानक सुबह में मॉर्निंग शो में कुछ जगह पे तो एडल्ट फिल्में लगती थी हाँ और कुछ जगह आर्ट फिल्में लगती थी। बिल्कुल। गोविंद निहलानी जी की कई फिल्में, श्याम बेनेगल जी की कई फिल्में, ये उस पे भी अगर आप स्टूडेंट का अपना वो दिखाते थे तो और कम में मिल जाता था। तो वहाँ पे मैं ये फिल्में देखने लगा और ज़्यादातर हॉल खाली हुआ करता था, आप आराम से आपको लगता था कि, तो फिल्मों से एक तरीके से वहाँ पे एक जुड़ाव हुआ। क्योंकि उससे पहले तो गांव में थे, तो गांव में तो कोई चांस ही नहीं था। तो पटना आके फिल्म को और किताबों के बारे में आपको पता चलने लगा। ये इंडिया टुडे का साहित्य वार्षिकी आता था उस समय में। बिल्कुल बिल्कुल, वो 90s के ज़माने में एक बिल्कुल। तरह से शुरू हुआ था और फिर और चलता उसका चला गया। इंतजार रहता था। हाँ, उस साल समय में की एक कई किताब। सारी चीज़ें थी जो कि अब मैं याद करता हूँ कि अशोक राजपथ पे एक जगजीत जी का एक वो आया था, संबंध समवेयर, कुछ साल पहले आया था वो। फिर इनसाइट और ये सारे कैसेट थे उनके। गज़लों के बारे में भी एक तरीके से, हालांकि घर में मेहदी हसन का वो था मामला, मतलब मुझे याद है कि बहुत पसंद करते मेहदी हसन साहब का, जब कुछ गाना आता था तो बहुत अच्छा सब बोलते थे। तो फिल्मों का और किताबों का शौक़ पटना में लगा, जो कि बाद में दिल्ली में जाके वो दूसरी दुनिया की फिल्में जो हैं, हंगरी की फिल्में, बिल्कुल, जर्मन फिल्में, फ्रेंच फिल्में, इसके साथ में क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था पहले। पर एक संस्था थी, उसका नाम देखिए मैं भूल रहा हूँ, वो क्लासिकल प्रोग्राम ही, स्पिक मैके बहुत कॉलेजों में प्रोग्राम करती थी। स्पिक मैके से हमने पहली बार हरिप्रसाद चौरसिया जी को सुना, वाह वाह, किशोरी अमोनकर जी को सुना, हाँ, राजन साजन मिश्रा जी को सुना, कई सारे, चरणदास चूर जो अपना हबीब तनवीर जी का नाटक, वो हमने स्पिक मैके के थ्रू देखा। तो हमें लगा कि अरे वाह यार, ये तो ये दुनिया है जो कि हम नहीं जानते थे। ये है कला की असली दुनिया। एक दुनिया ये है जिसमें मुझे कुछ नहीं पता, पर ये था कि बहनें गाती थी, सीखती थी म्यूज़िक, मन में कहीं एक वो था कि अरे हम भी सीखेंगे। तो जब किशोरी जी को गाते हुए सुना, और मुझे याद है रामजस कॉलेज के ऑडिटोरियम में वो राग हंस ध्वनि गा रही थी, और पता नहीं मुझे रोना आ रहा था, मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वो एक अजीब से एक बार कहाँ, मुझे मेरे ख्याल से मिरांडा हाउस में ही था। मिरांडा हाउस में एक बार चौरसिया जी को सुना, और मिरांडा हाउस गर्ल्स कॉलेज है, और हम लोगों की एंट्री तो थी नहीं वहाँ पे, पर स्पिक मैके वगैरह वो दिन होते थे जबकि हम लोग जा सकते थे। तो हमें वो अजूबी दुनिया लगती था कि अच्छा, कैसे, हमें पता ही नहीं गर्ल्स हॉस्टल कैसा होता है, कैसा क्या होगा, ऐसा ही होगा, पर ऐसा एक बहुत हवा था कि गर्ल्स हॉस्टल ऐसा होता है, लगता था कि अंदर एकदम झरने होंगे और इस तरह का लगता था मन में। तो जब गए तो उसमें बैठे और मन में कई चीजें चलती हैं। अब हरी जी बजा रहे हैं उसमें, और मुझे यहाँ तक याद है कि एक वो पहाड़ी में कुछ बजा रहे थे, और मैं ना उनकी तरफ ना देख के मैं देख रहा हूँ कॉलेज की दीवारों को, और ये, और मैं अजीब से ख्यालों में गुम हूँ। तो वो पूरा एक स्पिक मैके के थ्रू एक पूरी नई दुनिया जानने को मिली, दूसरे दूतावासों और उनके जो कल्चरल सेंटर है, फ्रेंच, हंगरी, जर्मनी, मैक्स मुलर भवन, इन सब से वहाँ की फिल्मों के बारे में पता चला। तो दिल्ली का मुझे लगता है कि जितना फ़ायदा उठाया होगा अपने कॉलेज का ना, मैं अगर 10 बार भी फीस भरता ना तो भी कम। क्या बात है। लिखना वहाँ शुरू हुआ था कि नहीं, या उससे पहले हो गया था? लिखना बचपन में शुरू कर दिया था। क्या लिखा था सबसे पहले?
मेरे चाचा कहते हैं कि जब मैं झूठ बोलता था बचपन में तो मैं पद्य में बोलता था। ओके। कविता में झूठ बोलते थे। कविता में झूठ बोलता था मैं। वो ऐसा बोलते हैं कि हमें जब तुम अगर पद्य में कुछ अगर तुकबंदी करते थे तो हमें पता था कि तुम ये तुम झूठ बोल रहे हो। पर तो हमने ये सारे कवियों के ऊपर पड़ा। पर हमने कभी तुम्हें रोका नहीं। क्योंकि तुम वो तुकबंदी, हम इसी बात पे खुश थे कि तुम तुकबंदी कर रहे हो और हमें पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। ओके। कि आज स्कूल में बहुत पढ़े, मास्टर साहब आए 1 बजे, हाँ। ऐसे ही सब क्लास चले, आहा आएंगे कितने मजे। इस तरह का कुछ। तो अगर इस तरह का बोल रहा हूं मैं तो इसका मतलब है मैं स्कूल गया ही नहीं हूं। अरे बाप रे। अरे बाप रे। तो चाचा बोलते थे कि तुम जब पद्य में बोलते हो तो झूठ बोलते थे, जब तुमको झूठ बोलना तो तुम पद्य में बोलते थे। अभी भी ऐसे ही है। घर में साहित्य का माहौल था। बड़े दादा स्कूल में हेडमास्टर थे और घर पे वो महादेवी पंत, जयशंकर प्रसाद, मुख्य रूप से मुझे लगता है छायावादी कवियों को पसंद किया जाता था। वो पसंद करते थे, गाते भी थे। और वो एक गाते थे वो बहुत, ओम, जो नागार्जुन की कविता है वो। और तो किताबें घर में थी, किताबों से एक वास्ता था, पर बहुत अलाउड नहीं था किताबें हम लोगों को पढ़ना। उपन्यास, ऐसा कहते हैं नॉवेल पढ़ने से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, एक समय तक पहुंच जाओ उसके बाद। पटना आए तो पटना में भी थोड़ा बहुत लिखते थे, कविताएं लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे हम। हाँ, और हम चिट्ठियाँ, अच्छा बढ़िया चिट्ठियाँ लिखते थे। पिताजी को भी लिखते हमने, हमारी कुछ चिट्ठियाँ बहन के पास है। अच्छा। हाँ, जब वो हम दिल्ली में थे और वो गांव में थी तो हमने उसको कुछ चिट्ठियाँ लिखी थी, उसने संभाल के रखी हुई है वो चिट्ठियाँ। तो चिट्ठियाँ हम बहुत उससे लिखते थे, मन लगा के लिखते थे चिट्ठी, जैसे कि हम सामने ही हो, बात कर रहे हो, इस तरीके से। लेकिन वो जो बचपन की कविताएं है वो किस तरह से ग्रो होती चली गई फिर? यूनिवर्सिटी आके बहुत सारा, जब क्योंकि साहित्य में ही हम पढ़ रहे थे, फिर एमए भी किया हिंदी साहित्य से ही। और आधुनिक कविता मेरा स्पेशल पेपर था। बहुत सारे अच्छे शिक्षक मिले। मुझे लगता है कि एक पहले ज़्यादा आग्रह जो था वो तुकबंदियों पे था। बाद में इस बात पे हुआ कि कैसा क्या कथ्य है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उस तरीके से बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। बहुत सारी मैंने बहुत अपने बदलते हुए उसको देखा है। जैसे कि बीच में एक बार 10th के समय में बहुत सारी फ़िलासफ़िकल चीज़ें लिखता था जो कि समझ में नहीं आती थी दुनिया के बारे में। मैं बहुत जल्दी उन सवालों से जूझने लगा था। जो एक हुए माए वाला जो सवाल होता है ना, वो बहुत जल्दी, क्यों, जीवन का क्या पर्याय है इससे। तो उन दिनों की कविताओं में वो चीज़ें हैं। और जब आप दिल्ली आ गए और किरोड़ीमल में एक बहुत वाइब्रेंट माहौल मिला, उसका क्या असर कविताई पर पड़ा और कविता ने आपको अपने साथियों के बीच कितना लोकप्रिय बनाया? नाटक करते थे तो बहुत सारा नुक्कड़ नाटक करते थे। नुक्कड़ नाटक में गाने बहुत अहम होते हैं और लिखना होता है पूरा। तो ऐसा नहीं कि मैं अकेले लिखता था, पूरा ग्रुप ही मिलके लिखते थे हम लोग। पर जहाँ पे गाने की बात होती थी वहाँ पे मैं ज़्यादा आगे बढ़ के वो करता था, तुकबंदियाँ या किस तरीके से करना है। इसके अलावा कॉलेज के दिनों की कविताएं ज़्यादा, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत सारा प्रभाव उस पर निर्मल वर्मा का मुझे दिखता है।
क्योंकि वो एक न्यू फाउंड लव था। और मैं निर्मल जी से मिला भी था, और मैंने उनसे एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछ लिया था। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो है एक चित्रा सुख, क्या ये आपका आत्मकथात्मक उपन्यास है। उपन्यास है, या लालटेन की छत क्या है, इसमें कहाँ हैं आप, कौन से किरदार हैं आप, इस तरीके से। और वो थोड़े से, तो मैंने उनसे कहा कि यूरोप में एक आंदोलन चला था, अपनी जड़ की तरफ लौटो। क्या आपका भारत आना उसी यूरोपीय आंदोलन का एक हिस्सा था, या आप ये एक स्वतःस्फूर्त बात थी कि आपको हिंदुस्तान लौटना था? उस समय दरअसल क्या हो, कहीं आपने कुछ पढ़ा, आपको जमाने के लिए भी आसपास में कि आप सेमिनार हॉल में हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, वो सारी चीज़ें भी थी। मैं उसको बेईमानी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक चंचलता, एक एक नवयुवक की बेचैनी कि मैं किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाऊँ। और कहीं न कहीं बहुत सारी कविताओं पे मुझे उनकी छाप जो है दिखती है। हालांकि वो कविता कभी नहीं लिखते थे, मतलब, पर उनकी कहानियों में जो एक कविताई का जो एक वो है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है। इसके अलावा मैं कहूँ तो त्रिलोचन से बहुत ज़्यादा कुछ कविताएं उनसे प्रभावित होके कोशिश कर रहा था लिखने की। ये दो कवि मैं कहूँगा कि जिनसे कि मैं बहुत ज़्यादा कॉलेज के दिनों में मुझे लगता था कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ एक तरीके से, और इसीलिए अब वो कविताएं मुझे अपनी नहीं लगती हैं। अच्छा, लेकिन क्या गीतकारी का सपना उगना शुरू हो गया था तब? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल तो तब जिंदगी का मकसद किस तरफ जा रहा था? कुछ पता नहीं था। मुझे लग रहा था कि हम जिंदगी के नशे में थे एकदम। एक इतनी ऊर्जा थी कि रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक नाटकों पे बातें चल रही हैं, और यकीन मानिए कोई कुछ नशा नहीं, कुछ नहीं, मतलब चाय और पराठा ही था, जो कि मतलब जिस पे ही इतना, मतलब इतनी ऊर्जा आ जाती थी। और दूर हॉस्टल की छत से दो चीज़ें मुझे याद आती हैं कि आज़ादपुर स्टेशन, वहाँ पे देर रात में जो गाड़ियाँ गुजरती थी वो पंजाब की तरफ जाने वाली, वो, और दूर पीतमपुरा का टीवी स्टेशन होता था जिसके ऊपर वो लाइट भुकभुकाता था, टावर। तो अगर मुझे लगे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा मैंने क्या देखा, तो मैंने यही दो चीज़ें महसूस की, क्योंकि मैं देर रात तक जागता था। और 2 बजे 3 बजे तक दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं कि भाई काफका ने ऐसा क्यों लिखा, और दरिदा का ऐसा ये क्यों है, और यहाँ तो यहाँ अलग अलग लोगों को राज आप पढ़ रहे थे, और एक एक विचारधारा तो बन रही थी जी। लेकिन क्या आपने कहा कि आप जिंदगी के नशे में थे, तो एक कोई मकसद था किस तरफ जाना है? एकेडमिक्स में जाना है या नाटक करते रहने, क्या चल रहा था? बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ, और जो चीज़ें अच्छी नहीं थी लग रहा था कि उसको अच्छा कर देंगे। वाह वाह वाह, इतनी ताकत थी। इतनी ताकत थी, और इतनी उम्मीद थी, और इतने प्यारे लोग थे आसपास कि पता था कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, पर लगता था कि इसको बेहतर कर देंगे, कर सकते हैं हम लोग। वाह। और मतलब मुझे लगता है वो 3 साल का एक मौसम था, 5 साल जब यूनिवर्सिटी में था वो एक ही मौसम था। वाह, जीने का मौसम था वो। जीने का मौसम था वो इतना सुंदर था। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, एक किताबी बात नहीं, कविताई की बात नहीं है। हवा चलती थी तो लगता था करे वाह यार क्या बात है, क्या अच्छी हवा चली है। पता नहीं सालों भर लगता था कि रात रानी शाम में ऐसे कहाँ से आ जाती है।
मैं छोटी छोटी बातें, इतनी सुंदर बातें थी, इतना मतलब इतनी भी बात कि चाय के कप से भाप निकलती, उसमें भी आपको मज़ा आ रहा। हो सकता है, पता नहीं, जो ज़्यादा समझदार लोग हैं वो कहें कि एक रोमांटिसिज्म है, बट जो भी है वो बहुत सुंदर था। और इसीलिए हमने कभी उस वक्त पे ये सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना है। हम बस जिए जा रहे थे। बढ़िया। और नाटक कर रहे थे, गाना सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, शरारतें कर रहे थे। एक तो फरवरी का महीना था। लाइब्रेरी के लॉन में बहुत प्यारी सी धूप खिली हुई थी। मैं पढ़ रहा था कुछ, और भाषा विज्ञान शायद पढ़ रहा था, जो कि फिर भी थोड़ा सा मतलब बोझिल है, बाकी थोड़ा कठिन है। कठिन है। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से। तो कोई एक दोस्त आया, उसने कहा कि यार मुझे एक चिट्ठी लिख दो मेरे लिए। वाह वाह वाह। तो मैंने कहा बिल्कुल लिख देंगे। मैंने कहा क्या दोगे बदले में? तो कहता है कि चाय पिलाते हैं। मुझे ठीक है, तुम चाय लेके आओ बढ़िया से, हम तब तक लिख के। कहता देखो बहुत लंबी मत लिखना। मैंने कहा टाइम ही नहीं है उतना, पेपर आने वाला है। तो मैंने उसको कहा कि वो वाली लाइन सुनाई कि सतसैया के दोहरे, अरुणावक के तीर, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर, वही वाला करूँगा मैं, चिंता मत करो। हाँ हाँ हाँ। कहता हाँ भाई, पहली बार किसी को दे रहा हूँ चिट्ठी। तो मैंने कहा ठीक। मैंने वो लिख दी अच्छे से। वो पेपर लेके आया था, एक हैंडमेड पेपर। बोला भाई इसी पे लिख दो। मैंने लिख दी। तो मैंने उसको पूछा भी तू खुद क्यों? बोला कि यार मेरी हिंदी ना उतनी मतलब वो, हाँ रोमन में मुझे लिखना होगा इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है मैं लिख देता हूँ। लिख दिया, लिख के दिया। 4-5 लाइन की एक छोटी सी पर कविता थी ऐसे, मतलब बहुत बातचीत जैसी। लेके गया वो, उसने जो भी किया वो, उसने चाय दे दी मुझे। मैंने कहा थैंक यू। उसने कहा अरे भाई तुम्हारा थैंक यू। अगले दिन उसी जगह पे एक और दोस्त आता है। वो कहता है भाई यार एक तुमसे कभी बोले नहीं भाई, तुम एक चिट्ठी लिख दो ना हमारे लिए, एक कविता लिख दो ना हमारे लिए। मैंने कहा ठीक है लिख देंगे। तो मैंने कहा कुछ देना पड़ेगा। कहता है क्या? चाय लाते हैं हम तुम्हारे। हम कहे नहीं, समोसा। तो लेके आया वो। तब तक मेरा कौन इतना सोचता है। बिल्कुल। हमने कहा कि वही इसको भी लिख देते हैं। वही हमने चेप दिया। और अगले दिन वो दोनों मेरे पास आए, साथ ही आ रहे थे। मैं उसी लाइब्रेरी लॉन में धूप में बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था, और मैं जब दोनों साथ ही आ रहे थे और तेज आवाज में बात कर, मुझे समझ में आ गया क्या मामला है। वो आए मेरे पास, कहा तुम यार पागल हो, एक ही चिट्ठी दोनों की चिपका दिया। तो मैंने कहा तुमने कहा कि तुमने इसको भी वही दे दी, मुझे भी वही दे दी। तो मैंने कहा अरे मुझे क्या मतलब, ठीक है तुम दोनों अलग अलग लोगों को देते ही चिट्ठियां, तो क्या फर्क पड़ता है। पता चला चली गई चिट्ठी। पता चला एक ही लड़की को उन्होंने जाके वो चिट्ठी दे दी, और ये कह के कि मैंने लिखी है, खुद लिखी है दोनों ने। तो वो लड़की ने कहा कि तुम दोनों के विचार इतने मिलते हैं। तो ये कॉलेज के दिन थे। कुछ प्लान नहीं था कि क्या करना है नहीं करना है। हमारे बहुत सारे दोस्त कॉलेज पास आउट हुए, बहुत दुख हुआ। हमें लगा कि और चलना चाहिए था। मेरा मन था आगे कि एमफिल करूं, पीएचडी करूं। फिर हमारे दोस्त जो थे, वो बहुत सारे दोस्त, वो बम्बई आ गए। क्या करने के लिए? उनको फिल्म में कुछ करना था। एक दोस्त था जिसको कि बहुत जल्दी शादी करनी थी। तो उसको लगा कि जल्दी मुझे स्टार बनना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिल्म ही वो रास्ता है जो कि मुझे कुछ, बाकी जगह तो अभी एमए करो, एमफिल करो, ये करो वो करो। तो वो बॉम्बे आ गया।
और भी कुछ दोस्त आ गए बॉम्बे, हम्म। वो सारे बॉम्बे यहाँ आए, और फिर कोई कोई कहीं असिस्टेंट लग गया, कोई कहीं कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। तो मैं उसके बाद दिल्ली में ही एक न्यूज़ चैनल में मैं जॉब करने लगा था एमए के बाद। और वहाँ पे ठीक था, अच्छा लग रहा था, पर बहुत खुश नहीं था इस तरीके से। और फिर इन दोस्तों ने बहकाया, अरे यार कहाँ तुम हो, बम्बई आओ, बम्बई जगह है यार, ये वो। तो फिर मैं उनके बहकावे पे बॉम्बे आया। राज, दोस्तों के कहने पर आप मुंबई आ गए, कहने पे नहीं, उनके बहकावे पर। बहकावे में आकर। यहाँ क्या हुआ? क्योंकि मुंबई तो खतरनाक शहर है। यहाँ जब आए तो कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। रहने का इंतजाम कैसे हुआ? रहने का इंतज़ाम ये था कि गोरेगांव ईस्ट में फिल्म सिटी के पास वनराई। नहीं, संतोष नगर, और ये जो अपना नागरी निवारा परिषद एनएनपी। एनएनपी में हमारे तीन दोस्त एक वन रूम किचन में रहते थे। तो हम भी वहीं, हमारी भी दरी बिछ गई वहाँ पे। बिल्कुल। तो वहाँ पे बेड का कोई सिस्टम नहीं है, दरी। और मुझे लग रहा है कि 2,500 रुपये किराया था सबका मिला के। तो 2,500 शेयर हो जाता था? नहीं, 2,500 में 2,500 किराया था कमरे का, जिसमें कि 625 सब लोग सब देते थे। और कुछ दिनों तक तो लगा कि ठीक है, पर फिर वो लोग काम पे चले जाते थे, और मैं अकेला घर पे होता था। और मैं दिन भर अखबार पढ़ता था, और करूँगा क्या, कुछ पता ही नहीं था। मैंने उन लोगों से कहा, यार तुम लोगों ने बुला लिया, मैं तो अपनी जॉब छोड़ के आ गया, अब यहाँ पे करूँगा क्या। तो मैं खाना बनाता था उनके आने से पहले। मतलब इसलिए नहीं कि वो कहते थे, अब कुछ नहीं है करने को, करूँगा क्या, तो चलो खाना बना लेते। चलो खाना बना लेता हूँ मैं। तो उन लोगों को खाने की बहुत आसानी होने लगी। तो ऐसा कुछ दिन था, फिर मैंने कहा यार मैं यहाँ पे बोर हूँ, मैं वापस दिल्ली जाना चाहता हूँ। मैं फिर चला गया दिल्ली। ओके। मैं फिर जब नहीं, यहाँ पे आया, फिर कुछ दिनों के बाद एक काम किया मैंने, सॉरी, मैंने काम किया एक फिल्म में। मैं लास्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह लगा। फिल्म का नाम था होम डिलीवरी। ओके ओके। सुजय घोष की फिल्म थी, सुजय दा। और उस पर मैं लास्ट असिस्टेंट की तरह लगा। और मैं झूठ बोल के लगा था। क्या बोल के लगे थे? कि मैंने बहुत काम किया हुआ है पहले, और मैंने कुछ काम नहीं किया था। क्योंकि अब वो हालत थी कि अब कई महीने हो गए थे, और मैं एकदम पागल हुआ जा रहा था कि क्या करूं, अब यहाँ पे कुछ करने को है नहीं। तो उनके जो असिस्टेंट थे रजत नागपाल, तो उन्होंने इंटरव्यू किया कि क्या क्या। तो मैंने कहा कुछ किया, मैंने कहा बहुत किया है, मैं पहले न्यूज़ चैनल में था भी सही में, पर फिल्म का कुछ नहीं किया था। तो उन्होंने कहा क्लैप कर लोगे, मैंने कहा हाँ क्लैप कर लूँगा। पहले दिन की शूटिंग बमन ईरानी जी के साथ का सीन है। उस समय में क्लैप में चौक से लिखते थे। बिल्कुल। तो चौक से जब आप दबा के लिखते हैं तो चौक का एक हिस्सा उसमें चिपक जाता है। तो जैसे ही मैंने बोला कि सीन, जो भी सीन 15, टेक इतना, टेक इतना, टेक 2, शॉट 1, टेक 1, और बहुत जोर से मारा, ठाक। बमन जी के चेहरे पे पूरा वो चौक उड़ गया, और धूल के तरह भी उड़ा, और एक ऐसे जाके लगा भी। तो उन्होंने, बाकी किसी को पता नहीं चला। जब शॉट ख़त्म हुआ, मैं डर से हालत ख़राब। मुझे लगा कि अब तो गए काम से। ये जॉब से निकाला जाऊंगा और गाली सुनूंगा अलग। तो बमन जी ने बहुत प्यार से बोला कि फर्स्ट जॉब। मैंने कहा जी सर। बोला कोई घबराने की बात नहीं है। क्या होता है, कोई एक्टर ना
बहुत मन में होता है, अपने मन में सोच रहा होता है चीज़ों के बारे में। आप अगर इतने ज़ोर से मारेंगे ना तो वो उसका ध्यान भटक जाता है। धीरे से मारिए, कोई बात, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और मुझे इतना अच्छा लगा वो सुन के। खैर वो फिल्म पूरी की, उसके बाद मुझे यहाँ पे फिर काम नहीं था कुछ, तो मैं, और मुझे बॉम्बे अच्छा भी नहीं लग रहा था ऑनेस्टली। मुझे खाने पीने की बहुत दिक्कतें हो रही थी, सब कुछ, तो मैं चला गया छोड़ के। मैं दिल्ली में फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मैं लिखने लगा। फिर 2008 में हमारे गांव में बहुत बाढ़ आई, बहुत खतरनाक बाढ़। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि यार अब कुछ करना चाहिए, बहुत दिनों तक इसी तरह से चल रहा है ये वो, जितने पैसे मिले उतने में ये कर लो। तो फिर मैं फाइनली बॉम्बे आया 2008 में, ये सोच के कि अब मैं मुंबई जो में करूँगा यहीं करूँगा। यहीं करूँगा। तब भी वही कमरा था तब तक। और फिर मेरे आने के बाद हम लोगों ने घर वर बदला थोड़ा। और तब आनंद जी तनुवेट्स मनु 2009 में हिमांशु तनुवेट्स मनु लिख चुका था, और आनंद जी उसकी कोशिश में लगे हुए थे कि कोई प्रोड्यूसर मिले, कोई ये मिले, एक्टर मिले, वो एक्टर मिले। और मैंने आनंद जी को ज्वाइन कर लिया था, आनंद एल राय को। वहाँ तक पहुँचे कैसे आप? हिमांशु आनंद जी के साथ, आनंद जी पहले टेलीविज़न डायरेक्ट करते थे, बिल्कुल, किसी सीरियल्स बनाते थे। सीरियल्स बनाते थे। एक सेट पर हिमांशु और आनंद जी की मुलाकात हुई। तो इसी तरह बातों बातों में पता चला कि हिमांशु शर्मा जो कि राइटर है वो कुछ कहानियों पे काम कर रहा है अपने। तो इस तरीके से वो आनंद जी से मिला। और फिर क्योंकि हिमांशु और मैं कॉलेज में दोस्त थे और हम लोग साथ ही रह रहे थे, तो मैं मिला आनंद जी से इस तरीके से। हमने एक बार घर पे न्योता दिया था सबको, तो बहुत अच्छा खाना बनाया था मैंने। तो हमने कहा अरे वाह यार बहुत है। फिर उसी में महफिल बैठी, सबने कहा कुछ सुनाओ, तो कुछ मैंने कविताएं सुनाई अपनी। तो फिर बात हो गई। फिर मैं उनको बतौर असिस्टेंट उनको ज्वाइन किया। और तब तक कोई भी योजना नहीं थी कि मैं किसी फिल्म में गाने लिखूंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा। सोच रहा था कि मैं सोचता था कि डायरेक्ट करूंगा बाद में, क्योंकि थिएटर के दिनों में मैं डायरेक्ट करता था। तो फिर एक बार इसी तरीके से उन्होंने कहा कि यार राज, तुम भी तो कविताएं लिखते हो। मैंने कहा हाँ। बोला यार मुझे ना कई सारे नए म्यूज़िक डायरेक्टर आते हैं मिलने के लिए मुझसे। मैं ना उनको हर किसी को वही ब्रीफ बोलूं मैं 3 लोगों को 4 लोगों को हर गाने का। इससे अच्छा है कि तू समझ ले कि तू अभी गाना मत लिख, तू ब्रीफ जैसा लिख दे। ओके। हर गाने का तो ऐसा करके एक मोटा माटी ब्रीफ जैसा लिख दे। थोड़ा पोइटिक तू लिखेगा, थोड़ा पोइटिक होगा, वो लिख दे ऐसे। या तो डमी लिरिक्स समझ ले तू, वो लिख दे। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं बहुत बुरा असिस्टेंट डायरेक्टर था। सुजेदा की फिल्म पे भी बहुत बार गालियां पड़ी थी। कई मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। तो और एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह आप ये नहीं कर सकते। आपको बहुत सारा याद रखना बहुत पड़ता है। सारा याद रखना पड़ता है। तो मुझे लगा कि यार ये काम अगर मैं करता हूँ, मतलब चाहे डमी ही है, जिसमें गालियाँ पड़ेंगी भी तो बंद कमरे में पड़ेंगी। उसमें तो सब सेट में 150-200 लोगों के सामने आपको गालियाँ पड़ती। तो मैंने कहा चलो करते हैं ये। तो मुझे याद है उसी बारह के एक रेस्टोरेंट में उन्होंने मुझे कहा था कि इस सिचुएशन पे गाना लिखो। तो मैं चुप रहा। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं किसी दूसरे और सिचुएशन के लिए सोच रहा था। बोला वाह, आज ही बताया तुमको, आज ही तुम सोचने भी लगे कि तुम उस सिचुएशन। बोला कौन सा? मैंने कहा मैं वहाँ के बारे में सोचा था, हम दोनों अलग होते हैं। कहते सुन एक काम कर, पहले ये लिख तू, ठीक है, ये लिख ले। 1-2 म्यूजिक डायरेक्टर है, मैं दे के उनको अभी छुट्टी करता हूँ, ठीक है, टालने के लिए है ये बेसिकली। कोई हम लिरिसिस्ट हम लाएंगे, देखते हैं जावेद साहब, गुलजार साहब या अरशद भाई में से कोई लिखेंगे, और कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी लाएंगे, तब तक के लिए ये काम तू कर दे। तो मैंने कहा ठीक है।
फिर भी मैं जब लिख रहा था तो मुझे, तो वहाँ से हम लोग बस पकड़ते थे, उसी वाला से बस पकड़ते थे। पहले गोरेगांव वेस्ट जाते थे, गोरेगांव वेस्ट से हम लोग क्रॉस करते थे, ईस्ट जाते थे, और ईस्ट जाके फिर हम लोग बस पकड़ के घर जाते थे। उस दिन मैंने हिमांशु कहा, हिमांशु आज ऑटो लेते हैं यार। कहा पागल हो गया, इतना महंगा। मैंने कहा यार आज ना मैं राइटर हूँ, चाहे डमी ही हो, मैं राइटर हूँ, मुझे आज राइटर वाली सहूलत चाहिए, वाह वाह मैं वाह। आज ऑटो से जाऊंगा। और भी एक सेकंड, एक चीज और। बोले हाँ बोल। अब वो राइटर है फिल्म का, हाँ? मैं उसको कह रहा हूँ, मैंने कहा एक चीज और। कहता हाँ बोल। मुझे बीच में टोकना मत। अरे बाप रे। इतना फिल्मी मामला था। फिर मेरे पास तो पैसे थे नहीं, हाँ, हिमांशु के पास थे पैसे, बेचारा वो खर्चा भी उठाया कल के लिए। और तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने, भाई ने ऑटो लिया, हम लोग ऑटो से जाते 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 और पहुंचे घर। घर पहुंच के मैंने, सच बात बता रहा हूँ एकदम, एक कॉपी उठाई, उसमें मैं एक पेज पे इधर कुछ लिखता था और फिर दूसरे पेज पे इधर कुछ लिखता था। एक तरफ मैं लिख रहा था रंगरेज मेरे, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा था मन्नू भैया का करिए। एक साथ? एक साथ, ए भगवान, एक साथ दोनों गाना लिखा। ये कैसे हो रहा था? पता नहीं, जब आ रहा था ऑटो में तो चीजें आ रही थी, तो कुछ कुछ दिमाग में पक रहा था। पक रहा था, कुछ इधर की बातें थी जो आनंद जी चाहते थे कि मैं ट्रेन वाला गाना लिखूं, जो शुरुआती गाना है, मन्नू भैया। और मेरे मन में था कि वहाँ जहाँ पे अलग हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, वहाँ के लिए गाना लिखूं। तो कुछ इसकी चीज़ें आती थी, कुछ उधर से चीज़ें आती थी। इसमें तो रंगरेज में तो मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो बहुत गुलाम फरीद, खुसरो, मतलब इनकी खुरचन जो है कहीं ना कहीं, जो कि मेरे मन में बसी हुई थी, बसी यूनिवर्सिटी के दिनों से, जायसी कहीं ना कहीं वो है उसमें। और पर मन्नू भैया में मुझे कुछ मतलब वो थोड़ा अलग सा ही था। तो इस तरीके से वो दोनों कॉपी में लिख गए। कॉपी में लिखा, और 85% वही है जो कि कॉपी में लिखा था, वही आप आज सुन रहे हैं। वही है। आगे क्या हुआ? अब जो पहला गाना है, जैसे अगर गाने के बारे में बात करूं, मन्नू भैया जहाँ पे आता है, अब वो बहुत पेचीदा मामला है वहाँ पे। क्या पेचीदा है मामला? एक लड़का है जो कि लंदन से आता है, कानपुर में एक लड़की को पसंद कर लेता है। लड़की सो रही, लड़की की रजामंदी नहीं है उस शादी को लेके, क्योंकि लड़की सो रही है और लड़के ने कह दी कि हाँ हमें लड़की पसंद है। दोनों के परिवार कहते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है, अब हम लोग चलते हैं वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी में हम लोग चल के इनका रोका कर लेते हैं। अब यहाँ से जाकर, यहाँ से लेके वैष्णो देवी पहुँचने तक के बीच में उनको टाइम काटने के लिए गाना चाहिए। दरअसल वो टाइम लैप्स का गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। पर उस टाइम लैप्स पे मुझे लगा कि क्यों नहीं इसमें कुछ और किया जाए जिससे कि हम ड्रामा बढ़ा सकते हैं। अब लड़का जो है वो इतना शर्मीला है, मन्नू शर्मा जो आर माधवन प्ले करते हैं, वो इतना शर्मीला है कि वो तो गाना गाएगा नहीं कि अरे वाह मेरी शादी है तुम लोग नाचो। दूसरी बंदे से ट्रेन में दोनों की फैमिली जा रही है। लड़की जो है वो तो तब सोई हुई थी, उसको तो आधे रास्ते में पता चल रहा है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, और वो उस शादी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, वो कहीं और करना चाहती है। तो वो तो आपके जो मुख्य दो किरदार है वो तो गाएंगे वो नहीं, गाना नहीं गा रहे हैं, वो गाना नहीं गा सकते। अब कौन गाएगा? जो आजू बाजू के लोग, आजू बाजू के लोग हैं। उनके गाने में यही बात हो सकती है कि भाई क्या हम देखते हैं एक सपने की बात, तुम लोग कितने खुश रहोगे, क्या होगा नहीं होगा, ये होगा। तो मैंने हिमांशु कहा कि हिमांशु इस गाने से पहले मुझे एक लाइन दे सकता है क्या डायलॉग में? कहता है क्या? तो वो कहता है कि वो जब ट्रेन में बैठती है ना, तो एक मामी ना ऐसे पूरी सब्जी के साथ अचार बढ़ाती है। तो मैंने कहा एक लाइन मुझे दे दे कि मन्नू कहता है कि अचार मैं नहीं खाता, और वो मामी बोलती है
कि डॉक्टर साहब इस हमारे अचार को मना कर रहे हो, कानपुर का अचार कोई मना करता है, और ये चलती फिरती अचार तुम्हारे साथ जा रही है, इसका क्या करोगे? तो बोला इससे क्या होगा? मैंने कहा मुझे लीड मिल जाएगा। ओके ओके ओके। तो वहां पे फिर वो आता है सदर के सोनार का। हाँ, सदर के सोनार का। तो पहले वो दूसरा अंतरा था। अच्छा, हाँ, उसको बाद में ये पहले अंतरा अंतरा आ गया। किया गया कि अंबिया, इलायची, दालचीनी और केसर सुखाएगी तन्नू करोलबाग के छत पर, फिर पोस्ता पिसेगा, कलौंजी कुटेगी, मर्तवान से अफवाह उठेगी। अब यहाँ पे ना गुलजार साहब है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। गुलजार साहब साथिया में गाना लिखते हैं, अब की जो सावन आएगा नन्ना मुन्ना लल्ला लइयो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली की एक उम्मीद है, ठीक है। अब वो लिख चुके थे इस तरह का, तो मैं वही तो नहीं लिखता। बिल्कुल, तो बदल तो के लिखना एक है। उम्मीद मुझे वहां से कहीं ना कहीं मतलब वो लगा, इंस्पिरेशन आया कि यार ये फैमिली वाले क्या बात कर सकते हैं, तो उम्मीद की बात कर सकते हैं। गिव मी द गुड न्यूज, जैसे ही शादी होगी उसके बाद की गुड न्यूज दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पता फिर है कि मर्तबान से अफवाह उठेगी वाह वाह। कि उत्तर भारत में छतों पे जब मर्तबान सूखता है, और वो कहते हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रही होती है महिलाएं, वो ना अचार खाती है। हाँ, तो वो अगर कोई इसको अचार खाते देख ले तो मोहल्ले में छतों अफवाह पे ये फैल बात जाएगी। फैल जाएगी। मर्तमान से अफवाह उठेगी, पतंग पीछे बच्चे जब आएंगे छत पर, वाह, तन्नू की सारी बरनी जाएंगे चटकर, तब मन्नू भैया का करिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा। तो इस तरीके से ये गाना हुआ। और फिर मैंने साथ में मैंने रंगरेज का ये मामला था कि कॉलेज के दिनों में हम पीछे हमारे मार्केट था कमला नगर। आज नहीं मनु भैया, पहले बहुत अलग तरह का गाना है, क्योंकि एक तरह से वो एक पूरी लिस्ट ऑफ थिंग्स है, जी जिसमें दुनिया भर की चीज़ों की लिस्ट आती है, और वो बहुत कनपुरिया भाषा वहाँ पर आती है। जी। ये नहीं कहा गया कि ये गाना बड़ा कठिन बना है, या ये क्या है? जब मैंने ये गाना आनंद जी के पास में ले गया तो मुझे याद है आनंद जी उस कमरे में थे, हिमांशु था। हिमांशु को मैंने सुनाया था पहले, हिमांशु ने कहा अच्छा है। वो कभी बहुत रिएक्ट नहीं करता उस तरीके, उसने कहा अच्छा है अच्छा है। तो आनंद जी के पास ले गया, तो मुझे तो ये थोड़ी पता था, मुझे तो डमी लिरिक्स लिख रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो आनंद जी को सुनाया मैंने ऐसे, सदर के सोनार का 16 आना सोना, जलेगा गलेगा ढलेगा जब ये सोना, तन्नू के चांद धुले पैरों में गिरकर, बिब्बो के टेसू रंगे पैरों में पड़कर, दिल्ली की गलियों में चलेगा जब सोना, पड़ोसन के कानों में फलेगा जब सोना, तब क्या मन्नू बात है, भैया का तब मन्नू भैया क्या करी है। तो आनंद जी ने सुना, और पूरा पूरा एंड तक सुनाया एकदम। हाँ, तो जब कुतुब से भी ऊपर जाए कानपुर की पतंग, तब मन्नू भैया का करे, तमाम चीजें इस तरह से। तो चुप हो गए, और उनका ग्लास पानी हाथ उसके तरफ गया। मैंने कहा अरे यार फिर बेइज्जती। मुझे लगा कि वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया है, और वो एकदम ही मैंने बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया। तो फिर अचानक पानी पिया उन्होंने और उठे वो, और मतलब उनकी आंखें एकदम भरी हुई थी, डबडबाए, और उन्होंने उठ के गले लगाया मुझे। बोले यार ये तुमने गजब कर दिया यार, तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है ये। क्या बात ये है। तो डमी नहीं है, ये तो फिल्म का गाना है, हमारे फिल्म में रहेगा ये गाना। वाह वाह वाह। और इस तरह से राजशेखर गीतकार बन गए। और इस तरीके से गीतकार बन गए। क्या बात है। लेकिन एक कॉपी पर एक तरफ मन्नू भैया लिखा जा रहा था, दूसरी तरफ रंगरेज लिखा जा रहा था, जो एक बहुत बड़ा गाना बनने वाला था। रंगरेज भी उसी दिन लिखा, उसी शाम। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इल्हाम हुआ बिल्कुल था। वही था। मुझे आज के दिन लगता है कि मैं नहीं लिख सकता। क्या बात है। हाँ, मुझे लगता है कि उस वक्त पता नहीं वो कैफियत दूसरी हाँ थी। कोई कैफियत थी, बस बिल्कुल यही कह सकता हूँ मैं। वो तो पहले मैंने उनको ये सुनाया था, रंगरेज रंगरेज सुनाया। सुनाया, ओ रंगरेज मेरे, रंगरेज कौन से पानी में तूने ये कौन सा रंग घोला है। ये सुनाया उनको। और जब वो लाइन आती है कि रंगरेज मेरे दो घर क्यों रहे, एक ही रंग में दोनों घर रंग दे।
वाह। तो वो अचानक से एकदम, तभी मैं देख रहा था कि आनंद जी एकदम वो हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, हाँ। हम्म। और फिर उन्होंने कहा यार तुमने तो गजब कर दिया, तुमने तो, ये दोनों गाने मेरे फिल्म में रहेंगे। वाह वाह, ये कैसा दो, लगा था आपको उस वक्त? मुझे तो फिरोज भाई तभी सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे लगा कि चलो असिस्टेंट डायरेक्टर के काम से शायद अब मुझे छुट्टी मिल जाएगी, एक काम जो कि मुझे उतना पसंद नहीं था, एक काम जिसमें मुझे इतनी गालियां पड़ रही थी, और एक वक्त पे लगने लगता है ना कि आपको आप किसी काम के नहीं हैं। हम्म। तो मुझे अम, उस वक्त ऐसा कुछ ख्याल नहीं था। मुझे लगा था कि हाँ, अ जॉब वेल डन, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा मतलब ठीक है, मैं, मुझे जो काम दिया गया था मैंने ठीक से कर लिया, बस इतनी सी खुशी थी। हाँ हाँ ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ अरे वाह क्या हो गया। हाँ तो आनंद जी ने कहा ये दोनों गाने मेरी फिल्म में रहेंगे, हाँ। अगर फिल्म बनेगी तो ये गाने रहेंगे। ओके। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद भी मैं असिस्टेंट की तरह, मतलब मैं कास्टिंग कर रहा था उस फिल्म पे। हम्म। तो कास्टिंग में तो अ, काम करता ही रहा, ऑडिशन लेना, एक्टर्स को ब्रीफ करना, ये सारा कर रहा था मैं। साथ में गाने भी लिख रहा था। फिर आनंद जी का कभी क्या वो आता था, अच्छा सुन, वो जहाँ पे वो लड़कियाँ देखने जा रहा है और ये हो रहा है, उसके लिए कुछ मुझे ठुमरी जैसा कुछ देना, 2-3 लाइन दे दे बस, वो अंग्रेज इतना लंबा मत लिखियो। तो वहाँ पे फिर वो आया कि पिया न रहे मन बसिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो वो 2-2 लाइन करके आया। फिर एक बार उन्होंने कहा कि यार उसका ना कुछ आगे का कुछ ऐसे है, एक जगह वो जब कार से जा रहा है, उदास है उस जगह पे, तो वहाँ पे कुछ और उसको आगे बढ़ा सकते हैं कुछ क्या। तो वहाँ फिर कि असवन संग मोरा बह गया कजरा, सूखी मेहंदी उतरा गजरा, नहीं उतरी मेहंदी सूखा गजरा, मन वसंत को पतझड़ कर वो ले गया रंग, रंग रसिया सखी रे पिया न रहे मन बसिया। तो इसे एक एक करके चीज़ें चीजें बढ़ रही थी। जोड़ती चली गई। और फिर आया एक कठिन गाना। वो कौन सा था? वो गाना था यूं ही। यूं ही। समझ गया था मैं। वो कठिन इसलिए था कि मैं कास्टिंग के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स बचे हुए थे, और पैसा जो था वो कास्टिंग डायरेक्टर को मिल रहा था, मतलब एज एन असिस्टेंट राजशेखर को मिल रहा था, ना कि लिरिसिस्ट राजशेखर को। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं ये काम ख़त्म करूं। तो ये बहुत अचानक से कुछ किरदार आए, कुछ नए नए कैरेक्टर भी जुड़ रहे थे। और जैसे वो दीपक डोबरियाल ने जो रोल किया है पप्पी भैया, अब उसके लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, डेट का कुछ वो हो रहा है, बहुत सरदर्दी थी। तो मैंने कहा कि यार गाना वाना होता रहेगा, अभी पहले ये कर लेता हूँ अपना, जिस चीज़ से पैसा आ रहा है। अब उधर एक बहुत दिलचस्प बात मैं बताना भूल गया कि इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं कृष्णा, वो इत्तफाकन देखिए कि मैं एक दोस्त से मिलने गया था और उसने कहा कि मेरा एक और दोस्त आ रहा है जो कि बंगाली है और हिंदी में गाना लिखा है उसने, और तो उसका ग्रामर थोड़ा सा वो है, तुम ठीक कर दो उसको। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं मिला तो कृष्णा, उसने पूछा क्या कर रहे हो। मैं थोड़ी सी चौड़ के साथ बोल रहा कि मैं फिल्मों के लिए गीत लिखता हूँ अब। वाह वाह वाह। तो उसने कहा कि यार कौन सी फिल्म। मैंने कहा अभी बनी नहीं है। बोला अच्छा। उसको कहता है अरे ऐसी तो बहुत फिल्म। मैंने कहा नहीं, पर ये फिल्म बनेगी और 2 गाने तो मेरे पक्का हैं इसमें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो एक काम करो, वो 2 गाने मुझे दे दो तुम, मैं गाने बनाता हूँ। मैंने कहा अरे मैं कैसे दे दूंगा, डायरेक्टर देगा। डायरेक्टर देगा। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि नहीं तुम दे सकते हो उसको, कोई बात नहीं। तो हम लोग जहाँ पे मिले थे वहीं पे उसने वो टिश्यू पेपर पे ही वो गाना लिखा उसने, कृष्ण ने, और वो लेके गया। मैंने मुखड़ा दिया था रंगरेज का और मन्नू भैया का उसको। 3 दिन बाद उसका कॉल आया कि ये सुनना ज़रा, और उसने सुनाया
गजब। रंगरेज मेरे और मन्नू भैया, उसी ने वो सदर के सोनार का वो पहले कर दिया था। उसने कहा कि ये ऐसे अच्छा जा रहा है। तो अब आनंद जी के पास मैंने हिमांशु को सुनाया। मैंने कहा हिमांशु ये सुन। हिमांशु कह रहा है यार अच्छा लग रहा है ये। मैंने कहा अब आनंद जी को कौन कहेगा, हम उनको कैसे बताएं कि हमने गाना किसी को दे दिया है। आनंद जी के पिताजी की तबीयत खराब थी, वो क्रिटिक केयर हॉस्पिटल जुहू में थे। और हमें ये पता था जब भी क्रिटिक केयर में तबीयत ठीक होने लगी थी और वो खुश थे, तो हमें ये पता था क्रिटिक केयर जब वो जाएंगे तो जुहू में वो जो तिवारी मिठाई की दुकान है वहाँ जरूर जाएंगे वो। तो हम एक दिन क्रिटिक केयर में उनसे मिलने पहुँचे। हमें पता था कि शाम में 7 बजे ये लौटेंगे। हाँ। ज़्यादा हो रहा है। तो क्रिटिक केयर हॉस्पिटल से हम लोग निकले तो हमें पता था कि उन्होंने कहा यार तिवारी चला जाए क्या। हमने कहा हाँ सर चलिए। हमें पता था कि मिठाई विठाई खाएंगे, इनका मूड एकदम ठीक रहेगा। उनका जो ड्राइवर था उनको हमने पहले से सेट कर लिया था। हमने उसको सीडी दे दी थी, जो तैयार गानों की सीडी। हाँ। उसमें सिर्फ मुखड़े थे। हमने उसको सीडी, हमने कृष्णा को कहा था कि 1 बार 2 गाना और 1 बार 2 गाना इस तरह करके दे दे, मुखड़ा मुखड़ा बस। हमने उनके ड्राइवर को नीचे सीडी दी थी। मैंने कहा सुनो ये साहब ने दी है और ये तुम लगा के रखना, ठीक है। जैसे ही हम जाएंगे वहाँ पे अभी मत चलाना, जब हम लोग मिठाई खा, वो तो अभी चला देते भैया, अभी मत चला, जब हम लोग मिठाई खा के निकलेंगे तब ये चला। अच्छा। और उसने सीडी लगा दी, ठीक है। अब मिठाई खा के हम लोग निकले उधर से, कार में बैठे कि हाँ यार अब 2-3 दिन में डैडी जो है वो ये चले जाएंगे घर। वो और अचानक से वो गाना बज रहा है हल्का सा। तो मैं उसको इशारा कर रहा हूँ कि अरे बढ़ा ना, वॉल्यूम बढ़ा ना। तो वॉल्यूम हल्का सा बढ़ाता है वो। और हम आनंद जी कुछ कुछ बात कर रहे हैं, हम कुछ कह भी नहीं रहे हैं, उनको ध्यान नहीं दिला रहे हैं कुछ। अचानक से वो कुछ देर बाद कहते अरे ये तो सुना हुआ लग रहा है। फिर कहते अरे ये तो वो जो तुमने लिखा है वो है। तो मैंने कहा जी ये क्या है, किसी और का गाना है क्या। मैंने कहा नहीं अपना ही गाना है, हमने एक म्यूजिक डायरेक्टर को दे दिया था। अरे बाप रे। और तुम अपने आप को प्रोड्यूसर समझते हो, तुमने कैसे दे दिया अभी नाम से पूछे। मैंने कहा सर ऐसे दोस्त थी। अरे दोस्त है तो तुम दे दोगे, जब मैंने कह दिया है कि ये गाना फिल्म में रहेगा तुमने कैसे दे दिया। हिमांशु कह रहा है कि अरे आनंद जी एक बार सुन लीजिए ना क्या है, एक बार सुन लीजिए। चुप। फिर गाना बजा। तो मैं देख रहा हूँ तो उनको अच्छा लग रहा है गाना। तो कहा यार गाना एक बार फिर से लगा। तो फिर से लगाया। तो बोला यार अच्छा है गाना। तो मैंने कहा यार सुनो ये सीडी दे दो मुझे। कहता नहीं सीडी रहने दे कार में ही। सीडी में लेके घर जाऊंगा। तो फिर वो इस तरीके से उन्होंने कहा कि फिर मिलवा मुझे इससे, म्यूजिक डायरेक्टर से, कृष्णा से। तो कृष्णा आया। फिर इस तरीके से कृष्णा भी इसमें आ गए, इस फिल्म में आ गए। इत्तेफाकन हम लोग कहीं मतलब एक उस रेस्टोरेंट में ऐसे ही मिल गए थे, कोई प्लान नहीं था कि वो इस फिल्म का म्यूजिक करेगा और मैं लिखूंगा इस तरीके से। अब कृष्णा ने मुझे दबाव डालना शुरू किया कि यार जो तीसरा गाना है वो जल्दी से लिख के, और सारे गाने पहले तनु वेड्स मेनू के लिखे हुए, तो तीसरा गाना लिख के दो। लिख के दिया। नहीं वो लिखा नहीं था। और कृष्णा मेरे घर के पास में ही रहता था, तो जब भी मुझे अगर मैं नहीं लिखूँ घर पहुंच जाए। तो मैं एक दिन चला गया मरीन ड्राइव। मुझे लगा वहाँ जाके दिमाग कुछ खुलेगा, ऐसे बैठूंगा समंदर किनारे, ये वो कुछ नहीं हो रहा था। मैंने अपना फ़ोन कर लिया बंद कि रात में 10-10 बजे तक वो सो जाएगा, उसके बाद जाऊँगा। अपना फ़ोन ऑन कर, ऑन जैसे ही फ़ोन किया उसका फ़ोन आ गया। तो कहता है कि यार तो लिखा गाना। कहता यार नहीं हुआ, नहीं आ रहा है कुछ। कहता नहीं आ रहा है, ऐसे तो बोलने को तुमको बोला जाए तो 1 घंटा बोल दोगे कि क्या सोच रहा है यहाँ पे हीरो, लिखा नहीं जा रहा है तुमको कुछ। हमने कहा अरे यार कैसे लिख दूँ, एवे लिख दूँ, यूं ही लिख दूँ। तो बोला अरे जैसे लिख रहा है यूं ही लिखना है, एवे लिखना है, जो लिखना है लिख दे, और लिख दे, आज रात दे दे। फिर मुझे लगा कि यार इस किरदार की तो यही बात है कि ये मन में बहुत कुछ है, बोल नहीं पा रहा है। तो फिर वहां से आया वो यूं ही, इस तरीके क्या बात से है। और इस तरह से यूं ही गाना बना। यूं ही आ गया।
राज, रंगरेज मेरे एक बहुत बड़ा गाना बना। तनुवेड्स मनु के गानों ने एक तरह से एक नई धारा शुरू की, क्योंकि एक नया मुहावरा था आपके गानों का। वडाली ब्रदर्स के साथ जब मुलाकात हुई, वो कैसा दिन था? इस गाने के बारे में पहले हम लोग बहुत दिनों तक परेशान थे कि कौन गाएंगे, हाँ। क्योंकि गाने में बहुत सारे सूफियों के आंगन से बहुत सारे शब्द आए थे, बहुत बिल्कुल। सारे मुहावरे उनके यहाँ थे। मैंने पहले भी कहा कि बाबा फरीद और खुसरो, जायसी, जायसी, इन सब का आशीर्वाद है इस गाने में, मैं यही कहूँगा। बिल्कुल। तो आवाज़ एक ऐसी चाहिए थी जिसकी बात कहीं पहुँचे, जिसमें वो बात हो। तो मैं वडाली बंधुओं का बहुत मुरीद रहा, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी आवाज़। तो मैंने कहा कि इनसे करते हैं ये। तो कृष्णा ने चेक किया उनके गाने का कि स्केल वगैरह क्या है, मतलब उनके लिए कंफर्टेबल स्केल है कि नहीं है, तो वो था। अब बात आई समझाने की प्रोड्यूसर, क्योंकि बहुत छोटे बजट में बनी हुई फिल्म थी एक तरीके से। ये वो ज़माना था जबकि छोटे शहरों की फिल्में थी नहीं इतनी। ज़्यादातर अर्बन और विदेशी पृष्ठभूमि पर चमक दमक वाली फिल्म थी। ये एकदम भदेश देसी गली कूचे की कहानी थी, तो बहुत सारा रिस्क पे था। और मतलब उस श्रृंखला की मैं कहूँगा शुरुआती फिल्मों में से थी, एक मानी जा सकती। बिल्कुल। तो प्रोड्यूसर के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो रिस्क ले। और इससे पहले वडाली बंधुओं ने फिल्मों में कोई फिल्मी गाना नहीं गाया था। एक गाना गाया था उन्होंने अश्विनी चौधरी जी की फिल्म में, धूप में, पर वो उनका अपना ही कॉम्पोजिशन था और जो कि वो गाते रहे हैं। तो जब मैंने ये नाम सुझाया तो बहुत इस पे वो आया कि नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, हम कोई ऐसे सिंगर ले जो कि बॉम्बे में रहते हैं, जिनका गाना चल रहा है और ये सारी चीज़ें। मैं काफ़ी ज़िद पे अड़ा था कि यार ट्राई करते हैं, पर वो ट्राई बहुत महंगा था एक तरीके से। वो अमृतसर में रहते थे और उनका आने जाने का, फ़्लाइट का किराया, फिर यहाँ पे होटल, फिर उनकी फ़ीस, ये सारी चीज़ें। और वो मतलब नाजायज़ बात नहीं कर रहे थे प्रोड्यूसर कि हम नहीं रिस्क ले सकते ये। तो मैंने एक समय में कहा कि यार मेरे पैसे में से काट लेना। तो उन्होंने मजाक में कहा, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें कितना पैसा मिलेगा? तो खैर बात माने, आनंद जी को समझ में आई बात, उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं। अभी उनको जब हमने अप्रोच किया किसी तरीके से, तो उन्होंने कहा कि बेटे लफज भेज दे। तो मैंने कहा जी। बोला इस उम्र में अब क्या गवा लोगे, घाघरा चोली मुंबई का कुछ ठिकाना नहीं है, तो हमें लफज भेज दो ताकि हम देख लें हमारे लायक है गाना कि नहीं। अब इस उम्र में हम तो वो सब नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है, हमने भेजा उनको। तो गाना जो कृष्णा की आवाज़ में वो सीडी गई उनके पास, उन्होंने कहा लफज ठीक है, धुन भी ठीक है, गा देंगे, चलो जी कोई नहीं। ठीक है। 1 महीने बाद की डेट मिली, हमारे ज़िंदगी की पहली रिकॉर्डिंग। हमने कहा कि अच्छे से करते हैं। मुंबई का जो सबसे बड़ा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, हमने वहाँ पे बुक कराया, जो कि हमारी औकात से बहुत बाहर की चीज़ थी। फिर भी हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए बुक कराई। 1 दिन पहले ये लोग आए अमृतसर से और हम इनको लेने गए एयरपोर्ट। दोनों भाई आए। इनके मैनेजर ने कहा था कि इनके लिए गला ख़राब है, दवाई का इंतज़ाम रखना। तो हमने कहा ठीक है। तो जब आए एयरपोर्ट के पास ही जो होटल है, सहारा होटल, वहाँ पे रुके। ये कहते हाँ जी बेटे दवाई दे दो। तो मैंने कॉफ सिरप की एक बोतल निकाल के दी इनका। तो कहते हैं ये वाली दवाई नहीं, ये क्या है? तो हमने कहा वो कहा था गला खराब है आपका, तो उसमें गर्म पानी के साथ हल्का सा ले लीजिए। तो लोग आपस में देख रहे हैं कि क्या किन मूर्खों से पाला पड़ा है हमारा।
तो हमने कहा कौन सी दवाई? कहते कोई भी काली वाली। हम्म तब उसमें ओ अच्छा, हम्म ये तो लक्षणा और व्यंजना बातें हो रही हैं। फिर लोग गए बाहर से, इंतजाम हुआ। इंतजाम सच में काली वाली ही काले बिल्ले का इंतजाम किया गया। लेके आए, मैं अपना हारमोनियम, वो हारमोनियम मेरे पास है अभी भी, वो हारमोनियम में लेके गया था जिस पे कि उन लोगों ने रियाज किया। और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लफ्ज़ दे दो। मैंने कहा भेजे तो थे। अच्छा, मैंने लिख के ले गया था, मैं देवनागरी में लिखता हूँ। हाँ हाँ हाँ। नागरी का दिया उनको, तो कहते ये क्या है? कहते जी यही लिरिक्स है। कहते नहीं नहीं, ये हमें तो ये पढ़ना आता ही नहीं है, हम तो गुरमुखी जानते हैं बस। अरे बाप रे। अब रात में बम्बई में मैं किसको ढूंढूं जो गुरमुखी में लिख के दे। तो हमने उनके मैनेजर को फ़ोन पे लिखाया सब कुछ, और हमने कहा भाई ऐसा करना कि तुम हमें ना वो कर देना, फैक्स नहीं, वो मतलब जो भी भेजा जाता है उस तरीके से वो करके। तो उन्होंने भेजा वो, उसका हमने यहाँ प्रिंट आउट निकाला। तो रात में तो किसी तरह काम हो गया। सुबह में जब स्टूडियो पहुँचे तो उनको दिया, बोला हाँ ठीक है ये पढ़ सकते हैं। दोनों इतने प्यारे, दोनों ने कभी अलग नहीं गाया। रिकॉर्डिंग का मामला अलग होता है, दोनों की अलग माइकिंग होती है, सब कुछ होता है। तो हमने एक को बिठाया बाहर और एक को अंदर। हमने कहा एक का पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद वो गा ही नहीं पाए। क्योंकि दोनों साथ में गाते दोनों थे। साथ में गाते हैं, और एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए जो एक एप्रिसिएशन है वो ढूंढ रहे थे। वो कहीं यहाँ पे था नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा जी नहीं हो रहा। कहा नहीं हो रहा मतलब? बोला हो ही नहीं रहा है, गा ही नहीं पा रहे। तो फिर हमने कहा कि इनको वो लगाओ चौक, वो नीचे जो है दरी। अच्छा, मतलब पूरा इंतजाम बदला गया। हाँ बदला गया। उस पे दोनों भाई बैठे, और दोनों भाई बैठ के उन्होंने फिर गाना शुरू किया। साथ में बैठे। तो हमने कहा कि साथ में गा नहीं सकते थे, फिर भी कहीं कहीं गाने में ना आगे वो पीछे रोक हुआ। नहीं पा रहे थे अपने आप को। जब एक आलाप ले रहा है दूसरा भी आलाप ले रहा है उस वक्त में, तो उन्होंने तान लिया और यूं हाथ मारा और माइक दूर उछल के गया। और हमारी जान निकल गई कि क्योंकि कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की माइक होगी। हमने कहा ओ गया, अब क्या करें। खैर कुछ नहीं हुआ था माइक को। तो एक तरफ कृष्णा बैठा, एक तरफ मैं बैठा, हमारे हाथ में उनका हाथ, और वो गा रहे हैं। आप लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ था। अरे बाप रे। हाँ। कि इसलिए नहीं कि माइक पर उनको लग रहा था कि वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे स्टूडियो एटमॉस्फेयर से। जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे वो पंजाबी नहीं जानते थे, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इस तरीके से। खैर एक लाइन पे जब वो पहुंचे तो अचानक उनकी आवाज़, वहाँ से आवाज़ आती है। इसमें एक लाइन है गाने में कि रंगरेज तूने अफीम क्या है खाली, कि मुझसे तो ये पूछे कि कौन सा रंग, रंगों का कारोबार है तेरा, ये तू ही तो जाने कि कौन सा रंग। अचानक अंदर से आवाज़ आती है कि अंग्रेज तूने मशीन क्या है खाली। हमने कहा बाबा जी ये नहीं है। बोला यही है। मैंने कहा अरे मैंने लिखा है। बोला यहाँ ये लिखा हुआ है। वो फोन पे लिखवाने के चक्कर में तो बाद में पता चला कि उनके मैनेजर जब लिख रहे थे तो वो भी दवाई पी चुके थे। तो उन्होंने रंगरेज को अंग्रेज समझ लिया, अफीम को मशीन समझ लिया। ओके, वापस सुधरवाया तो फिर उनको मैंने कहा कि नहीं मैंने गाना लिखा, आप इसको। बोला बेटा जी हमें तो लग रहा था अंग्रेजों के जमाने की कोई फिल्म है, उसमें कोई राक्षसों का जो कि मशीन खा रहा है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा था पहले। हमने कहा चलो हो सकता है हो कुछ हो। हाँ। तो फिर इस तरीके से फिर उन गाने की मेरे ख्याल से 13-14 घंटे तक वो गाते रहे लगातार। बाप रे। हाँ, तब जाके ये गाना फाइनल हुआ। और गाने के बीच में हमने पूछा कुछ खाओगे? बोले नहीं कुछ नहीं, जब तक हो नहीं जाएगा तब तक नहीं। और मैंने एक बार गलती से पूछ लिया कि लस्सी, तो तब तक उनके मैनेजर आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि लस्सी मत पूछना। मैंने कहा क्यों? बोला 2-2 ग्लास पियेंगे और यहीं सो जाएंगे। तो बहुत ही भोले लोग, बहुत ही प्यारे। जब हम अगली सुबह उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हाँ जी कैसी रही रिकॉर्डिंग? बहुत अच्छा। तो हमने पूछा सुनना चाहते हैं आप?
कहते हैं अच्छा हाँ सुन सकते हैं। तो कहता है वो लाए हो वो सुदर्शन चक्र सीडी। सीडी। मैंने कहा नहीं ये है। कहला, ये क्या है? हम्म तो पेन ड्राइव तो आ गया। तो बोला कि इसमें हमारा सारा आ गया, हमने जितना गाना गाया था। गजब। तो कहते हाँ। तो लगा है वो उनका कोई मतलब नहीं था इस चीज से कि उन्होंने कैसा गाया है क्या गाया, वो बस इस बात को लेके चकित थे कि इतनी सी पेन ड्राइव में सब आ इतनी गया। सी पेन ड्राइव में सब कुछ आ गया। हाँ इस लाइन तक तो पहुंच गए हैं। अरे वाह हाँ यार सही कह रहे हैं, इसमें तो पूरा। कहते वाह जी वाह ये तो कमाल हो गया, हमने तो कभी देखा नहीं। इतने में हमने इतने घंटे गाए, इतने आलाप लिए, इतने बड़े बड़े आलाप लिए, वो तार सप्तक का लिया वो भी आ गया इसमें, क्या बात है। वाह क्या बात है, क्या प्यारी बात है। राज ये तनु वेड्स मनु रिलीज हो गई और तनु वेड्स मनु ने बतौर गीतकार आपकी एक मुकम्मल पहचान तैयार की। आगे का सफर आसान था या दुश्वार था? बहुत मुश्किल। तनु वेड्स मनु के रिलीज होने के बाद मेरे पास लगभग 3 सालों तक कुछ काम नहीं था। और आप क्या करते रहे इस दौरान? और शुरुआत में तो इंतजार करते रहे हम्म कि कहीं से कुछ बुलावा आएगा। बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल में जाते रहे, तालियां बटोरते रहे, मेल पे तारीफों के जवाब देते रहे, ट्विटर पे थैंक यू बोलते रहे लोगों को, लेकिन काम नहीं आ रहा था। मगर काम नहीं आ रहा था, कुछ नहीं था। गांव गए, गांव में वहाँ के लड़कों ने बहुत, मतलब उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि अपना कोई ऐसा लिरिसिस्ट कर रहा बन है। गया। पर यकीन मानिए मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उन सब लोगों को एक साथ में बहुत अच्छी जगह कहीं खिला सकता था। और ये बात उनको कभी समझ में, मतलब किसी को नहीं आ सकती कि यार अभी तो फिल्म आई है, अभी तो इतना गाने चल रहे हैं, चल रहा है सब कुछ, और कहीं कुछ काम नहीं था। पता नहीं 1-2 फिल्में बीच में आई थी जिसमें कुछ एक गाने लिखे थे, वो कोई किसी में प्रोड्यूसर चला गया, कोई फिल्म रुक गई, कोई में पैसा नहीं मिला। बट मुश्किल वक्त था और बॉम्बे में सरवाइव करने के लिए फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं इंतज़ार कर सकते। फिर टेलीविज़न के लिए डायलॉग लिखना शुरू किया। कई सारे सीरियल्स के लिए डायलॉग लिखे, कुछ में मन मारते हुए लिखे और कुछ में जब किराए का और बाकी सारी चीज़ों का वो लगता था तो खुश होकर लिखते थे। बट टेलीविज़न ने मुझे बहुत संभाला बॉम्बे में। टेलीविज़न ना होता तो मैं शायद नहीं रुक पाता अभी तक। और मैं पहले टेलीविज़न को बहुत अलग नज़र से देखता था। मुझे लगा कि इस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे लगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा टेलीविज़न का हमेशा, क्योंकि उसी के कारण आज जो कुछ है मैं मतलब रुका हुआ हूँ, और जो बाद के गाने आ रहे हैं वो इसीलिए रुक पाया मैं कि क्योंकि टेलीविज़न ने मुझे यहाँ सस्टेन करने के लिए पैसा दिया। किसी भी अवार्ड फंक्शन वगैरह में कुछ नॉमिनेशन वगैरह कहीं कुछ नहीं था। तो एक तरीके से एक बहुत, ये तो पैसे की बात हुई, एक सेल्फ डाउट का भी एक फेज था और बहुत कंफ्यूजन का फेज था कि लोग आपके गाने को पसंद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको इतना प्यार दे रहे हैं, पर कहीं कुछ कन्वर्ट नहीं हो रहा। ना आपको किसी अवार्ड शो में कहीं पे कुछ नॉमिनेशन मिला, ना कुछ अवार्ड मिला, ना कोई आपको के बारे में बात कर रहा है। तो एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में था कि मैं किस चीज़ को सच मानूं। ये जो लोग गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छा आपने एक नई हमारी ज़बान में कुछ कहने की कोशिश की, या दूसरी तरफ उन लोगों के जिनके तक ये ज़बान पहुंची नहीं है, क्या सच है इसमें, मैं बहुत उलझा रहा। और उसके बाद फिर तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की तैयारी शुरू हुई और फिर उसमें तब तक आनंद जी रांझना बना चुके थे। इस बीच में एक फिल्म की थी जिसमें एक गाना लिखा था, इसक नाम की फिल्म थी, इन्ने उन्ने गाना था उसमें, वो किया था। और उसके बाद फिर तनु वेड्स मनु रिटर्न्स ही कहूँगा मैं, जो कि उस तरीके से फिर से काम किया, पूरा एल्बम एक तरीके से किया।
और बड़ी चुनौती थी क्योंकि तनु वेड्स मनु बहुत लोकप्रिय हो गई थी और जाहिर है कि जब तनु वेड्स मनु रिटर्न्स आ रही थी तो ये गाने भी आपके लिए चुनौती थे और बीच का दौर बड़ा मुश्किल दौर रहा था। तो बेमिसाल गाने आपने इस फिल्म के लिए लिखे, चाहे वो मेरा ख्याल है कि घनी बावरी हो या वो अंग्रेज़ी वाला गाना हो, ओल्ड स्कूल गर्ल, आई एम ओल्ड स्कूल गर्ल, तो ओ साथी रे कमाल का गाना, साथी में तो इन गानों की बात करिए। घनी बावरी सबसे पहला गाना था जो लिखा था, सबसे कम वक्त में लिखा हुआ गाना है, लगभग 2-2.5 घंटे में लिखा हुआ गाना था। और उसमें आनंद जी ने कहा था कि यार इतने साल से तुम लोगों का कुछ काम नहीं आ रहा है, पता नहीं तुम लोग अभी आर यू रेडी टू डू द नेक्स्ट फिल्म और नॉट, मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और तो उन्होंने मजाक में कहा था कि एक गाना करके दिखाओ। तो तुमने कहा सबसे मुश्किल सिचुएशन कौन सा है, यही है, ठीक है इसी पे करते हैं। तो इसमें भी पहले मैं लिख रहा था, मैंने लिखा गाना, डेडलाइन कब का बीत चुका था और कृष्णा ने कहा कि अगर आज नहीं दोगे तो आज मैं खुद लिखूंगा गाना। और मुझे लगा एक बंगाली बाबू मुसाई से मैं एक हरियाणवी गाना लिखवाने का पाप करवाऊं तो ये गुनाह अजीब है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद लिखता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ये फ़ायदा था कि बहुत सारे हरियाणा के दोस्त थे और मैंने गाना लिखा। और फिर रात में 12 बजे गाना लिखना ख़त्म हुआ तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, उसने नहीं उठाया, तो मैंने उनकी वाइफ को कॉल किया, तो वो घबरा गई कि अरे कुछ एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया, क्या हो गया ये वो। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा बोले किस लिए कॉल किया फिर आपने इतनी रात में? मैंने कहा गाना लिखा है। बोला गाना लिखा है? मैंने कहा हाँ, उसका ग्रामर ज़रा चेक कर दीजिए। आधी रात को कह रहे भैया हमारा दफ्तर है, बच्चे हैं, अब रात में 12:30 बजे हमें कॉल कर रहे हैं ठंड के दिनों में, तो ये मतलब मैंने कहा नहीं बहुत ज़रूरी चीज़ है, कल के दिन में पूरा हरियाणा मेरे पीछे होगा, नहीं तो अगर मैंने ग्रामेटिकली गलत कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको ठीक कराएं। हाँ बताइए। मैंने नींद से जगा के उनको अपना गाना सुनाया। वाह वाह वाह। उन्होंने कुछ सजेशन दिए जो कि मैंने नहीं माना। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बहुत हाइपर लोकल हो जाता वो, मतलब एकदम फिर वो बाकी हिंदुस्तान को समझ में नहीं आता। जैसे रोज सवेरे नीम अंधेरे घर से भागी थारे वास्ते, तो वो कह रहे थे कि रोज सवेरे नीम अंधेरे घर से भाजी थारे वास्ते। मैंने कहा वो नहीं आएगा, बॉम्बे में लोग समझेंगे भाजी। तो मैंने कहा रहने देते हैं उतना। इस गाने में भी जो टोन जो है ना वो हरियाणवी है, वैसे तो हिंदी ही है एक तरीके से। जो न करना था कर गई के जगह पे मैंने उसको कर दिया कि जो न करना था कर गई, मैं कित जाके मर गई। तो ये हुआ। फिर ओल्ड स्कूल गर्ल तो अंग्रेजी गाना है जी, ये कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आते समय बहुत सारे अंग्रेजी के गाने सुने थे। हाँ। मुझे जिंदगी में जितनी अंग्रेजी आती थी वो सारा इस गाने में मैंने डाल दिया। मैंने जब हिमांशु ने कहा कि फिल्म में एक अंग्रेजी गाना है तो हमने कहा कि ये तो लगता है कोई और लिखेगा फिर। तो मैंने आनंद जी को कहा, आनंद जी कह रहे वो गाना। तो मैंने कहा सर मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ इतना। तो बोला नहीं, ये जो दत्तों का किरदार है वो भी नहीं जानती है, इसलिए तुम सही राइटर हो, इसके जो जानते हो उतना लिख दो। हाँ। और उसमें फिल्म में उसका डायलॉग भी है। वो कहती है कि एक 2 लाइन सुनाती है और मन्नू से पूछती है एक्सेंट तो ना आ रहा। तो कहता है आ रहा है तो अमेरिकन। तो उस गाने का 2 वर्जन है। बिल्कुल। एक जो है एकदम ठेठ हरियाणवी स्टाइल में, उसका अरेंजमेंट भी अलग है, प्रोग्रामिंग भी अलग है। दूसरा जो है थोड़ा सा वो वेस्टर्न तरीके का है, लेकिन ज़्यादा लोकप्रिय हरियाणवी वाला हुआ। हाँ, वो आप फिल्म में देखेंगे ना तो हरियाणवी चलता रहता है, जहाँ पे बात सीरियस हो जाती है ना वहाँ पे अगली लाइन से वो वेस्टर्न
हो जाता है। हो जाता है। वो बहुत अच्छा, जो हेमल कोठारी जो एडिटर है उन्होंने बहुत अच्छे से उसको यूज़ किया उस गाने को। तो जितनी अंग्रेजी आती थी सब उस गाने में डाल दी। अब अंग्रेजी गाना लिखने के लिए मुझे सीख। राज, तनु वेड्स मनु के गानों की बात हो रही है और इस फिल्म का जो सबसे खूबसूरत गाना है वो सोनू निगम वाला है, ओ साथी रे। जी, ओ साथी मेरे। हाँ, ओ साथी मेरे, जी, इस ये गाने के बारे में ये बताइए। एक अकेला गाना है जो कि मैंने धुन पे लिखी है, अच्छा, और इसका जो मीटर है वो बहुत अलग है। बहुत बड़ा हाँ स्केल का, क्या कहना चाहिए उसको, बहुत बड़े रदीफ का गाना है जी। ये कहना चाहिए। वो कहेंगे कि आप बड़ी बहर का गाना बहर है। का है। दरअसल बड़ी बड़ी बहर का भी नहीं, अनयूजुअल है। अचानक हाँ। बीच में छोटा हो जाता है, हाँ फिर बड़ा हो जाता है। हाँ हाँ, वो अनकन्वेंशनल गाना है। अनकन्वेंशनल है, और इसलिए बहुत मुश्किल था। बहुत लंबा वक्त लगा मुझे लिखने में। इसकी धुन पहले बनाई थी, धुन भी नहीं बनाई थी। इस गाने का नाम हम लोग रफली बोलते थे लव एंड प्रेयर। ओके। इस गाने को अरेंज किया था और प्रोड्यूस किया था इसको प्रीतेश मेहता ने। प्रीतेश नहीं रहे हमारे बीच अब। बहुत कमाल के आर्टिस्ट। और जो एक स्केल है गाने में, वो बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। मुझे लगता था कि मैं इस गाने में दब रहा हूँ कहीं पे। मुझे लगता था कि, मैं एकदम सही बात बता रहा हूँ, इस गाने को सुनते हुए मुझे ना एक किसी दरगाह, किसी बहुत ही पवित्र जगह की खुशबू आती थी। मुझे लगता था कि मेरे शब्द इस गाने को छू के गंदा कर देंगे। अरे गजब। मुझे लगता था कि इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए, और इसीलिए मैं जूझ रहा था अपने आप से बहुत। मैं लिखता था और मुझे लगता था कि नहीं, इसमें मैं बेईमानी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए बहुत लंबा खिंच गया ये गाना। मुझसे नाराज भी हो गए इसमें आनंद जी, कृष्णा, सब लोग। और मैं ये बात किसी को बहाना लग सकता है, मतलब झूठी बात लग सकती है, पर ये असल में मैं इस कश्मकश से गुजर रहा था। मुझे लग रहा था कि एक इसकी पाकीज़गी खत्म नहीं हो जाए, इसकी पवित्रता पे कहीं मैं कुछ एक मुझे चमत्कार नहीं पैदा करना है। मुझे इसमें समर्पण करना है। और बहुत वक्त के बाद वो शब्द बैठ पाए, मिल पाए किसी तरीके से। अब मुझे लगता है कि वो अब ठीक है, मैं जैसा जितना कर सकता था मैंने किया। उसका एक बहुत ये रहा कि गाना बहुत देर से हुआ, और इस कारण से गाना फिल्म में शूट नहीं हो पाया ठीक से। अच्छा। और शूट नहीं हुआ इस कारण से बैकग्राउंड की तरह एक जगह पे यूज़ किया गया। बट इस गाने को टाइम पे नहीं लिख पाने का एक दुख मुझे हमेशा रहेगा। पर आनंद जी ने कहा है कि कभी किसी दूसरी फिल्म में ये गाना वो खुद कहते हैं कि मेरा ये एक चैप्टर है जो कि बंद नहीं हुआ है उस फिल्म से। इस गाने को उसका हक ठीक से नहीं मिला। नहीं मिला है। ये गाना सुनते हैं। राज, करीब करीब सिंगल में आपका एक गाना युवाओं का एंथम बन गया था, वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे। तनुजा के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस था, और ये गाना का कैसे हुआ था? मैं इरफान साहब के साथ एक दूसरी फिल्म कर रहा था, और उस फिल्म पे मैं वो गाना लिख चुका था। इरफान साहब वो फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे थे। उसमें इरफान साहब और कंगना रनौत करने वाले थे वो फिल्म। फिल्म का नाम था दिल और शेरू। अच्छा। और उसके लिए हम एक गाना कर चुके थे, और एक दिन इरफान साहब ने कहा कि हमारी एक दूसरी फिल्म है, उसके लिए दो सिचुएशन है जहाँ पे कि गाने मुश्किल हो रहे हैं
तनुजा को और सुतपा को, तो आप लोग एक बार आके मिल लो। मैं और विशाल मिश्रा। आ, ये शुरुआती दिन थे जब कि विशाल मेरे साथ काम कर रहे थे। विशाल से मैं मिला था तनुर्स मनुस रिटर्न के समय, एक गाने की रिकॉर्डिंग के समय। वो विशाल की आवाज़ में नहीं जा सका गाना, क्योंकि उस समय विशाल की आवाज़ में थोड़ा सा बचपना लग रहा था ऐसा, और माधवन थे उधर। बट बहुत खूबसूरत बात यह हुई कि हम दोनों की मुलाकात हुई, और बाद में हम दोनों ने बहुत गाने किए साथ में। बिल्कुल। और उन्हीं दिनों में मैं उस फिल्म पे कर रहा था इरफान साहब के साथ, तो मैंने कहा कि एक नया लड़का है, आप मिलिए इससे, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा गाना करेगा ये। और मैंने विशाल को मिलवाया उनसे, और बहुत अच्छी रही बात। और फिर उन्होंने कहा कि आप दोनों उस फिल्म पे आ जाइए, तनुजा और सुतपा के साथ आप लोग एक बार मिल के देखिए। हम लोग मिले। तनुजा से मैं बहुत पहले एक बार मिला था। तो उन्होंने बेसिक हमें सिचुएशन ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ये है यार। तो विशाल ने धुन बनाई और उसके ऊपर मैंने लिखा। जो मैंने पहले लिखा वो सबको बहुत पसंद आया, सिवाय एक आदमी के। और वो एक आदमी थे इरफान साहब। उन्होंने कहा कि राज, लिखा आपने बहुत अच्छा है, पर मैं जितना जानता हूँ इस किरदार को, योगी एक सेल्फ पब्लिश्ड पोइट है। इसके दिल में है बहुत कुछ, पर बातों में वो रवानी नहीं है, वो गहराई नहीं है। ये थोड़ा सा पॉपुलिस्ट है, थोड़ा एक हल्का है। हल्का है।